चलिए जी, आज हमारा सेशन एसन के साथ है। डॉक्टर एसन, इनका जो पीएचडी का जर्नी है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो अभी हम पीएचडी इनकी आलबर्ग यूनिवर्सिटी डेनमार्क से है। तो पिछले सेशंस में हम कवर कर चुके हैं। अगर आप इनका बैचलर का जर्नी देखना चाहें, अलग से सेशन है। इनका लेक्चर आपने मास्टर का जर्नी देखना चाहे, पाकिस्तान से अलग से सेशन है। और काफ़ी डिटेल से इन्होंने बड़े हर चीज़ को कवर किया है, और आप उसमें से देख सकते हैं। और उसके बाद फिर इनका जो टीचिंग का जर्नी है, खासतौर पर लेक्चर का, वो उसमें भी आपको इंसाइट्स मिलेंगी टीचिंग के हवाले से। और उसके बाद आज हम पीएचडी का जर्नी कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एसन अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस। इट्स आवर फिफ्थ सेशन डेफिनेटली। एंड इसमें मैं मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपने पीएचडी जो है वो एक्सोस्केलेटन्स में की, वियरेबल रोबोटिक्स जो है। कुड यू टेल अस मोर अबाउट दिस फील्ड? अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने जो अपनी पीएचडी की वो उसका टॉपिक था वेरिएबल एक्सोस्केलेटन। ऑफ कोर्स ये एक जेनेरिक टॉपिक है, लेकिन मेरा जो मेन टाइटल है वो कुछ और है। तो मैं जब मेरी नर्स से जॉब मैंने रिजाइन किया तो बेसिकली मुझे पीएचडी नहीं मिली थी। मुझे 1 साल की रिसर्च असिस्टेंटशिप मिली थी, और मैं एज ए रिसर्च असिस्टेंट मैं यहाँ पर आया था डेनमार्क में, ऑलबोर्ग यूनिवर्सिटी में। और मेरा जो डिपार्टमेंट है, इट वाज अ डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड प्रोडक्शन। और मटेरियल प्रोडक्शन ये ऊपर है, इसके अंदर फिर सब डिपार्टमेंट था मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मटेरियल मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, जो कि मेरा डिपार्टमेंट है। बेसिकली ये अपेरेंटली देखने में तो ये डिपार्टमेंट मैकेनिकल का था, लेकिन ये एक पोजीशन ऐसी थी कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट थी ऐसे बंदे की जो कि मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स बैकग्राउंड से हो, जिसको थोड़ा सा नॉलेज कंट्रोल्स का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, मैकेनिक्स का हो। तो वो मेरे पास था। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि जो वियरेबल रोबोटिक्स है या एक्सोस्केलेटन्स है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि फॉर एग्जांपल अभी तो ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर भी आने लग गई है। लेकिन इसकी शुरुआत यहां से हुई कि अगर एक बंदा है जो जो न्यूरोलॉजिकली डिग्रेडेशन का शिकार है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ही इज नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ईदर विद इट्स आर्म्स और लेग्स। तो ये बेसिकली एक सपोर्टिव सिस्टम है, जो कि एक रोबोटिक स्ट्रक्चर है, जो कि आप ह्यूमन आर्म या ह्यूमन हैंड या ह्यूमन बैक या लेग के साथ आप अटैच करते हैं, तो वो एक असिस्टेंस, एक एडिशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। द पर्पस ऑफ वेरेबल रोबोट्स इन मेडिकल इज कि वो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करे इम्पेयर्ड पीपल्स को, सॉरी डिसेबल्ड पीपल को। इससे पहले जो, और ये एक रोबोटिक स्ट्रक्चर है। इससे पहले जो मेरा मास्टर्स था वो था इम्पेयर्ड लोगों के लिए, जो कि प्रोस्थेसिस है, कि जिनकी एम्पुटेशन हो गई है, और उससे पहले मेरा रोबोटिक्स के ऊपर था। तो ये एक बेसिकली एक सीक्वेंस था जिसकी वजह से मैं अपने इंटरव्यू के अंदर और अपनी चीजों के अंदर जस्टिफाई कर सका। ऑन द टॉप ऑफ इट, बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग जब पीएचडी करते हैं या पीएचडी या आरएशिप के लिए जाते हैं, तो क्या चीजें हैं बिसाइड योर रिसर्च एक प्रोफेसर आपके अंदर देखता है। वो मुझे ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी में आके आइडिया हुआ। ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी में जब मैं आया तो मैंने अपने प्रोफेसर का इसी तरह इंटरव्यू किया। मैंने उससे पूछा कि तुमने मेरे अंदर क्या देखा, मेरे साथ कौन कौन सी और एप्लीकेंट्स थे, क्या था। ऑफ कोर्स बहुत कॉम्पिटेटिव एप्लीकेंट्स भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपका रिसर्च वर्क देख रहे होते हैं। वो ये नहीं, वो ये चीज बहुत कम रोल प्ले करती है कि आपका ओवरऑल जीपीए क्या था। वो ज्यादा ये देखते हैं कि आपने जो पीछे रिसर्च किया, अपने मास्टर्स के अंदर रिसर्च किया। ऑफ कोर्स आप किसी और का भी रिसर्च वर्क पकड़ के किसी को दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपकी पब्लिकेशन के थ्रू ये देख रहे होते हैं कि जो है इस बंदे की एक्सपर्टीज वाकई इसमें है या नहीं है। तो बेसिकली पब्लिकेशन इज अ सर्टिफिकेट कि आपने इस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर आपकी एक्सपर्टीज है। उसके बाद मेरे प्रोफेसर के पास जो प्रोजेक्ट था वो एक्सोस्केलेटन से रिलेटेड था। उसने मेरी मार्कशीट के अंदर, मेरे उन उन ग्रेड्स के अंदर जो जो एक्सपर्टीज उसको रिक्वायर थी, उसके अंदर उसने मेरे ग्रेड दिखे। उसके बाद उसने मेरे से रेफरेंस मांगे 2 प्रोफेसरों के, जो कि मैंने अपने सुपरवाइजर्स के दिए। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, हमेशा आपका रेफरेंस आपका सुपरवाइजर का ही वैल्यू रखता है। उसके अलावा कोई रेफरेंस और आप दे भी देंगे, उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती।
आपका रिलेशन अपने सुपरवाइजर के साथ, चाहे वो मास्टर्स का हो पीएचडी का हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट है जैसे आपके आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जिस तरह आपका बाप का नाम आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसी तरह आपके पीएचडी और एमएससी के थीसिस के साथ आपके सुपरवाइजर का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है मरते दम तक। तो आप जब कभी भी पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, आरए के लिए अप्लाई करेंगे, आपसे हमेशा आपसे सुपरवाइजर का रेफरेंस मांगा जाएगा। मेरे प्रोफेसर ने, जो कि ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी में था, इसने मेरे प्रोफेसर को पाकिस्तान में कॉल भी की थी, उससे फीडबैक ली थी। तो मैं जब यहाँ आया तो एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजीज के ऊपर इसने मुझे इंट्रोड्यूस किया, काम स्टार्ट किया। आई वॉज मेनली वर्किंग ऑन द एक्सोस्केलेटन रोबोट्स, जो कि व्हील चेयर, वो लोग जो कि कंप्लीटली पैरालाइज्ड हैं डाउन नेक, और उनको व्हील चेयर माउंटेड रोबोट्स के ऊपर मेरा प्रोफेसर उस वक्त काम कर रहे थे। और वो चाहता था कि मैं एक सिस्टम डेवलप करूं उसके लिए, और के जो है ना वो बीसीआई के थ्रू इस रोबोटिक स्ट्रक्चर को कंट्रोल करे। आफ्टर 6 मंथ्स मैं इस प्रोजेक्ट में काफी आगे तक गया। एंड मेरी मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं थी कि मैं बीसीए क्लासिफिकेशन के ऊपर काम करूं। मेरा काम था कि मैं रोबोटिक स्ट्रक्चर के ऊपर काम करूं, और एक कोलैबोरेशन में एक बायोमेडिकल डिपार्टमेंट के साथ एक कोलैबोरेशन चल रहा था। वो लोग बीसीआई के ऊपर काम कर रहे थे, तो मेरा काम था कि उनको सपोर्ट करके अपने कंट्रोल्स अपने कंट्रोल्स अपने कंट्रोल्स को उनके हाई लेवल कंट्रोल्स के साथ कंपेटेबल बनाना, और उसके साथ साथ रोबोटिक्स की अपनी डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करना, उसको स्टडी करना। आफ्टर 6 मंथ मेरे प्रोफेसर ने मेरा काम देखा, उसको रियलाइज हुआ, और उसने मुझे पीएचडी दे दी, फुली फंडेड। और फिर मैंने अपनी जब पीएचडी स्टार्ट की, आई हैड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन द बिगिनिंग। लकीली हम वो चैलेंजेस अपना हार्ड वर्किंग के साथ कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, बट वो सारे के सारे जो चैलेंजेस थे, दे आर समहाउ एसोसिएटेड विद, जो कि मैंने बैचलर्स में थोड़ा सा ज्यादा जो है ना फन किया था और इंजॉयमेंट की थी, और मैंने फोकस नहीं किया कुछ खास सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो वो मुझे अब यहाँ पे पे ऑफ करना पड़ रहा था। सो दैट वाज एक्चुअली द वर्स्ट पार्ट। के मैं आपको ये बताता चलूं कि वो लोग जो बैचलर्स के अंदर अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग नहीं करते, ये आपको फिर दोबारा कभी मौका नहीं मिलता। जो बंदा आपको पीएचडी दे रहा है, मास्टर्स दे रहा है, ही इज नॉट हेयर टू टेल यू और टू एक्सप्लेन यू, के जो है ना वो इतना टाइम ही नहीं देते कि वो आपको कहें कि अच्छा यार चलो ठीक है, तुम मैकेनिक्स या सर्किट पढ़ के आओ। तो ये सारा था सर एक्सपीरियंस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसमें कोई भी आदमी जो है या कोई भी स्टूडेंट या प्रोफेशनल है, प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग उनका बैकग्राउंड है, तो वो क्या सिलेक्ट कर सकता है दीज टाइप्स ऑफ रिसर्च टॉपिक्स, स्पेशली फॉर हायर एजुकेशन? और अगर कर सकता है तो व्हाट कुड बी द पोटेंशियल रिसर्च एरियाज? ऑफ कोर्स मेरे साथ हमारे रिसर्च ग्रुप के अंदर हमारा बड़ा ही डाइवर्सिफाइड किस्म का रिसर्च ग्रुप था, जिसमें से एक इलेक्ट्रिकल का बंदा था। मेरे प्रोफेसर के पास 2 से 3 मैकेनिकल के बंदे थे। एक कॉमसेट इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, मेरे सीनियर थे। मैं उनकी स्टोरी भी आपको बताऊंगा। ही वॉज एन इंस्पायरेशन फॉर मी। तो मैकेनिकल की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अभी जो वेरिएबल रोबोटिक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, तो इससे पहले मतलब अगर हम देखें 5-6 साल पहले तक इसमें लोग काम कर रहे थे मेटालिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर, या बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स के ऊपर, क्योंकि इवेंचुअली जो बंदे ने इन स्ट्रक्चर्स को पहनना है, या जब इस स्ट्रक्चर ने ह्यूमन के साथ इंटीग्रेट होना है, तो एक लोड है, एक हैवी लोड है। तो आपने इस तरह के मटेरियल्स के ऊपर काम करना है जो कि जो कि ज्यादा ज्यादा लोड बेयर कर सकें, बट दे आर द रिप्लेसमेंट ऑफ एल्युमिनियम एंड स्टील। सिमिलरली आपने ऐसे मैकेनिज्म्स के ऊपर काम करना है कि जो बेसिकली जो है जो ह्यूमन बॉडी के साथ कॉम्प्लीमेंट करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूं, जिसमें मेरे रिसर्च ग्रुप में 2 लोगों ने उस पर पेटेंट भी किए। अगर हम ह्यूमन शोल्डर को देखें, ह्यूमन शोल्डर जॉइंट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ ए सफेरिकल मैकेनिज्म। अब आप ये देखें कि आपने एक रोबोटिक स्ट्रक्चर अपने शोल्डर के ऊपर माउंट करना है, जिसने आपकी ये मूवमेंट भी करानी है, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन भी करवानी है, और उसको रोटेट भी करवाना है। तो ये एक आप ऐसा स्ट्रक्चर डिफाइन करना, या ऐसा जॉइंट डेवलप करना कि जो ह्यूमन वेयर करे, और वो उसके साथ इस मूवमेंट को कॉम्प्लीमेंट करे, और इसमें आप डायनेमिक एनालिसिस करें, ये एक बड़ा ही ओपन किस्म का आज भी एरिया है।
और इसमें लोगों ने बड़े बड़े पेटेंट्स करवाए हुए हैं और इन अदर वर्ड्स मैं आपको बताता चलूं कि अगर ऑडियंस इसको सर्च करना चाहे, तो अगर आप सफेरिकल मैकेनिज्म्स के ऊपर देखें तो खाली लोगों ने सफेरिकल मैकेनिज्म्स के ऊपर पूरी पूरी पीएचडीज की हैं, और ये जो मैकेनिज्म और असेंबलीज हैं और मटेरियल्स हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्सोस्केलेटन्स के एरिया में। नाउ डेज मैकेनिकल वालों के लिए ये और थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है एरिया, और इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हुई हैं, बिकॉज अब लोगों ने सॉफ्ट रोबोटिक्स को कंसिडर करना शुरू किया है, कि ऐसे रोबोटिक्स जो कि बेसिकली कोई रिजिड बॉडी वो दे आर नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी रिजिड बॉडीज, बट वो एक टेक्सटाइल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर केबल सिस्टम लगा हुआ है, एंड दे आर हेल्पिंग यू टू मूव योर आर्म इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो और इसी तरह पॉलीमर्स हैं इसके अंदर, और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये काफी काफी वाइड एरिया है। इसको एक्सप्लोर अगर मैकेनिकल के किसी बंदे ने एक्सप्लोर करना है इस एरिया को, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसमें क्या ये पॉसिबल है कि फॉर इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कि वो सिलेक्ट कर सके दीज टाइप ऑफ रिसर्च टॉपिक्स इन देयर पीएचडी? हाँ डॉक्टर साहब, ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बताता चलूं, ये खास तौर पे एक्सोस्केलेटन के अलावा भी मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बगैर एक्सोस्केलेटन और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इनकम्प्लीट है। वो कैसे, कि जब आपने ये रोबोटिक स्ट्रक्चर बना लिया, अब ये रोबोटिक स्ट्रक्चर्स में मोटर्स लगी हुई हैं, डिफरेंट टाइप की असेंबलीज हैं, मैकेनिज्म्स हैं, जिन विच इज ड्रिवन बाय एक्चुअली मोटर्स। इवेंचुअली तो मोटर्स ही है ना जो चल रहे हैं। तो वो एक दूसरी डोमेन भी है, उनको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे किसी और टाइम। लेकिन जहां पे भी ना डॉक्टर साहब मोटर्स आ जाएंगे, सेंसर्स आ जाएंगे, ऑफ कोर्स आपका मोटर कंट्रोल आएगा। जब आपका मोटर कंट्रोल आएगा, जो मैंने हमारी पिछली एक डिस्कशन में मैंने आपको नाम लिया था कि बैचलर्स के बाद हर बंदे को मोटर कंट्रोल आना चाहिए। जब मैं मोटर कंट्रोल की बात कर रहा हूं, तो मोटर कंट्रोल ये नहीं है कि आपने करंट दिया है, मोटर चल पड़ी है, करंट स्टॉप कर दिया तो मोटर रुक गई है। आपको प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम स्टेब्लिश करना आना चाहिए मोटर। तो एक्सोस्केलेटन के अंदर जो सबसे एक ओपन एरिया है वो कंट्रोल्स है, लो लेवल कंट्रोल्स, जिसको हम अभी के लिए डिस्कस, मैं उसको क्लासिफाई कर रहा हूं कि इट्स कॉल्ड लो लेवल कंट्रोल। इस लो लेवल कंट्रोल के अंदर आप क्या काम करते हैं, आप बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट करते हैं, इधर जॉइंट स्पेस के अंदर और कार्टेशियन स्पेस के अंदर। लाइक आप पोजीशन बेस्ड कंट्रोल स्टेब्लिश कर सकते हैं, वेलोसिटी कंट्रोल स्टेब्लिश कर सकते हैं, और फिर आपके पास एक यूनिक स्ट्रक्चर है। अब जब आप आप भी डॉक्टर साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपको पता है कि हम अगर कंट्रोल्स इंजीनियरिंग की बात करें, तो कंट्रोल्स इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली आपका इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीडी कंट्रोल, पीआई कंट्रोल, पीआईडी कंट्रोल, और अगर आप नॉन लीनियर कंट्रोल के अंदर चले जाएं, वो तो एक पूरी दुनिया है, उसके अंदर बहुत रिसर्च हो रही है। तो जब आपको इस तरह का एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी का इस तरह का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अवेलेबल है, जो कि मेरे साथ एक एक दो चाइनीज थे जिन्होंने काम किया, उनके पास अपने पीएचडी टाइम के कंट्रोल एल्गोरिदम बने पड़े थे, उन्होंने आए और सारे के सारे वो कंट्रोल एल्गोरिदम लगाए, और उन्होंने अपने टेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे। एंड आई वॉज लकी दैट आई हैड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वन ऑफ द गाय, और हमने मिलके एक ट्रांजेक्शन ऑफ मैकाट्रॉनिक्स के अंदर पेपर पब्लिश किया। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप ये समझ सकते हैं कि ये जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो कंट्रोल्स कितना इंपॉर्टेंट है। आप स्लाइडिंग मोड कंट्रोल के ऊपर काम करें, न्यूरल। अब कंट्रोल्स इसके अंदर एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी के अंदर कितना रेलिवेंट हो जाता है, कि इसके अंदर आप देखें एक रोबोटिक स्ट्रक्चर है, एंड देन इस रोबोटिक स्ट्रक्चर के साथ एक ह्यूमन है। अब उस ह्यूमन ने कभी उससे कप उठाना है असिस्टेंस लेते हुए, कभी उसने कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। सो ऑल दीज थिंग्स are actually a kind of disturbances to your controller। तो जब ये डिस्टरबेंसेस हैं, तो या तो आप इनका कंपनसेटर डिजाइन करें, या आप मतलब आप इसको कोई नॉन लीनियर कंट्रोल लगा के, आपका जिस तरह स्लाइडिंग मोड कंट्रोल है वो डिफरेंट कंपनसेशन वगैरह करता है, तो वो आप करें। तो इट्स एन ओपन एरिया। यहां पर मैं कंट्रोल जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बताता चलूं कि मैंने इसी तरह ही ना एक दो कंट्रोल एल्गोरिदम्स के ऊपर काम किया। आज के दौर में ना बहुत से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये कहेंगे कि यार मेरे पास ना कंट्रोल्स के एल्गोरिदम है, खासतौर पे ना पाकिस्तान में बड़ा
डिफिकल्ट है कंट्रोल वालों के लिए पीएचडी कंप्लीट करना। बिकॉज मेरा एक दोस्त था, उसने कंट्रोल्स के अंदर बीयूए से बीहान यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स से पीएचडी की। तो मैंने ना उससे हेल्प ली। मैंने कहा यार तुम अगर मुझे कोई कंट्रोल एल्गोरिदम वगैरह दे सकते हो, हम कोलैबोरेट करते हैं, तो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करके ना कुछ आर्टिकल वगैरह निकालते हैं। फिर मेरा इस यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा टाइम वगैरह कोरोना का आ गया था, बड़ा डिफिकल्टी थी, लैब एक्सेस नहीं मिलती थी, आपको अप्लाई करना पड़ता था। तो मैंने ना उससे कहा, मैंने कहा यार हमने इतना आगे तक काम कर लिया मिलके, हमने मॉडल के ऊपर काम कर लिया, तो व्हाई नॉट वी कंसीडर टू पब्लिश दिस आर्टिकल। आज के दौर में आप जितना एडवांस से एडवांस कंट्रोल एल्गोरिदम लेके आए, आई थिंक इट इज रियली डिफिकल्ट टू पब्लिश एन आर्टिकल विदाउट हैविंग एन एक्सपेरिमेंट्स इन कंट्रोल, अनलेस के आपका कोई बहुत ही यूनिक किस्म का कंट्रोलर नहीं है। तो आज के दौर में वो लोग जो जितने मर्जी एडाप्टिव और नॉन लीनियर कंट्रोल लगाएं, अगर वो खाली मॉडल के ऊपर लगाते आ रहे हैं ना, आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। लेकिन आप उसको कभी कोई बहुत बहुत हाई लेवल आर्टिकल में, मतलब आपका अच्छा इंपैक्ट फैक्टर वाला आर्टिकल पब्लिश होगा, बट वो कोई बहुत हाई लेवल आर्टिकल, यू कांट एक्सपेक्ट कि कोई ट्रांजेक्शन आर्टिकल उससे पब्लिश हो जाए। ट्रांजेक्शनें आज के दौर में बगैर एक्सपेरिमेंट्स के कुछ भी नहीं लेती वो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें व्हाट डू यू थिंक अबाउट पीएचडी के, पीएचडी विद स्टाइपेंड या विदाउट स्टाइपेंड, इस हवाले से क्या आपके कमेंट्स? हाँ डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ना, अब इसमें ना प्रॉब्लम ये होता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं नस्क में मेरी जॉब थी, मैं बैठा हुआ था, मुझे क्या तकलीफ है, कोई मुझे अगर मुझे मुझे एक दो प्रोफेसर, मुझे यूएस के अंदर दो प्रोफेसर ने कहा था कि ना यार हमारे पास ना, हम तुम्हें फी वी दिला देते हैं, स्टाइपेंड स्टाइपेंड कोई नहीं है, तो तुम आ जाओ इधर हमारे पास। मैंने कहा नो, इट्स नॉट फेयर डील, बिकॉज, और मैं हर बंदे को मना करूंगा कि यार आप कभी भी ना कभी भी विदाउट फंडिंग बाहर ना आए। बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि यार एक दफा तुम बाहर आ जाओ, यहाँ प्रोफेसर जो है ना फंडिंग दे देता है। मैं, अच्छा, डेनमार्क के अंदर ना जब आप फंडेड पीएचडी कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर ना बहुत से यूरोप के कंट्रीज में जब आप फंडेड पीएचडी कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर चीज है कि यू, यू, आपको ना मतलब स्टूडेंट नहीं ट्रीट किया जाता, यू यू आर एक्चुअली अ प्रोफेशनल एम्प्लॉय। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताता चलूं कि जब कोई बंदा विदाउट फंडिंग एक्सेप्ट करके प्रोफेसर के पास आता है और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि प्रोफेसर उसे फंडिंग देगा, वो प्रोफेसर, एक ह्यूज चांसेस हैं कि वो आपको कभी भी फंडिंग नहीं देगा। ऐसे केसेस हैं कि लोगों को मिलती हैं, लेकिन ना ये बहुत रेयर केसेस हैं। यूरोप के अंदर नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है। और ये रेयर केसेस क्यों है, मैं आपको बताता चलूं कि यार मैंने ना प्रोफेसर्स की साइकी देखी है। एक प्रोफेसर है ना, उसके पास फंडिंग आई है कल को, उसको पता है कि यार ये बंदा तो मेरे पास पहले ही है, ये काम कर रहा है, तो ये जब मेरे पास फंडिंग आई है, मैं एक और बंदा लेके आऊंगा, तो पहले अगर एक बंदा मुझे 4 आर्टिकल देगा तो दो का मतलब है 8 आएंगे। तो ये एक कॉमन सेंस वाली बात है। ये इसी तरह कि आपको एक बंदे ने खुद वॉलंटियर कर दिया है, क्योंकि जब आप शुरू में होते हैं ना, वो प्रोफेसर आपसे पूछता है इंटरव्यू के दौरान कि हाँ भाई तुम्हारी, तुम अगर आना चाह रहे हो, तुम्हारी फंडिंग कंडीशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो वो सारी जब चीजें पूछता है ना, वो असेसमेंट कर लेता है। और हम पाकिस्तान में इतनी बैठ के बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं कि यार हमारे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं हो, यार जानी सब कुछ हो जाएगा, ये पैसा तो बहुत है अपने पास। तो बताता चलूं, यूरोप के अंदर जो बंदा सेल्फ फंडेड का, और जो बंदा ये समझता है कि मैं खुद पैसे लेके अपनी पीएचडी कर लूंगा, ये इट डजेंट मेक सेंस। तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी और बहुत रेयर चांसेस होते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, हम ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरा डिपार्टमेंट नहीं, मेरे साथ डिपार्टमेंट है विच इज कॉल्ड एनर्जी, एनर्जी इंजीनियरिंग का वो डिपार्टमेंट है। और एनर्जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ना, उनकी क्यूएस रैंकिंग टॉप 50 है। और उनकी जो क्यूएस रैंकिंग टॉप 50 जो है, वो 2-3 प्रोफेसर्स की वजह से है, जिनमें से एक शायद नोबेल अवार्ड भी है उनके पास, इस डिपार्टमेंट का, और अभी सिटिंग नोबेल अवार्ड है, प्रोफेसर है। तो वो जो है ना, उनके पास मेरा एक दोस्त गया, उसने वहां से मास्टर्स किया था सेल्फ पे। उसने कहा कि मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जो तुम जैसे कर रहे थे सेल्फ, उसने कहा नहीं नहीं स्कॉलरशिप चाहिए। उन्होंने कहा बेटा देखो, स्कॉलरशिप के लिए ना हमारे पास, हम क्यूएस रैंकिंग के टॉप 50 के डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे पास जो है ना दुनिया की टॉप सीवीज आती हैं। और वो एनर्जी डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि उसको एमडीपीआई ना लाइनें लगा के फ्री स्लॉटें देता है। उसके हर प्रोफेसर के पास ना को 5-5 6-6 हर टाइम फ्री स्लॉट पड़ी हुई होती है, जो कभी यूज ही नहीं होती। तो वो जो मैं ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं
कि जब आप बाहर इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं तो यहाँ बहुत रेयर चांसेस हैं कि प्रोफेसर आपको जो है, एक दफा आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो आपको दोबारा अकोमोडेट करिए, फंडिंग दे। वो हमेशा ये कंसिडर करते हैं। मैं इन प्रोफेसर्स के साथ एज ए, जब आप पीएचडी होते हैं यहाँ यूरोप के अंदर, यहाँ पे तो यू आप जब प्रोफेसर के साथ बैठते हैं, यहाँ पे प्रोफेसर इज जस्ट अ प्रोफेसर, इज नॉट योर बॉस। यहाँ पे मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि क्या मतलब है यहाँ पे प्रोफेसर का। तो इट्स नॉट रिकमेंडेबल कि आप आए। और अगर आपने आना है, मोस्ट वेलकम। आप कल को फिर ये बातें ना करें कि यार ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हम मेरे पैरेलल बैच के अंदर थे, और वो दूसरे डिपार्टमेंट में वो आए हुए थे कि पीएचडी करेंगे हम। लेकिन फिर वो, उनकी रिसर्च हमसे अच्छी थी, हमसे बेहतर काम करते थे। लेकिन ना उनको एक टाइम के बाद ना ये फील होता था कि ना यार देखो, हम इतना आउटपुट दे रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, हमारा प्रोफेसर हमें पैसे नहीं दे रहा और इस बंदे को पैसे मिल रहे हैं। ये हमारी चॉइस, हमने इस चीज को चूज नहीं किया, उनकी ये चॉइस थी, तो वो आए हैं। वेरी नाइस। और इसमें पीएचडी के दौरान बाहर जब हम पीएचडी कर रहे हो तो वी हैव मस्ट हैव टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट नेशनैलिटीज। इस हवाले से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इसमें ना हबीब भाई, जब हम ना डिफरेंट नेशनैलिटीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब आप शुरू शुरू में यहाँ पे आते हैं ना, हम लोग खासतौर पे जब पाकिस्तान से आते हैं तो हमारी ना ये एक्सपेक्टेशन होती है कि यार जिस तरह हमारी वहां पे दोस्तियां होती है ना जिगर वाली, तो हमें यहाँ पर भी उस तरह के जिगर मिलेंगे। तो वो जो है ना, मैंने जब डिफरेंट नेशनैलिटीज के साथ इंटरेक्ट किया ना, तो मुझे ना कुछ रियलाइजेशन हुई कि जो दोस्ती का और कोलेबोरेशन का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड के अंदर है ना, वो यहाँ पर लोगों के अंदर नहीं होता। Luckily, I found an opportunity to work with Chinese, Iranians, and Danish, and French, and also Italian. Uh, तो उसके अंदर मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि आप ना, ये बंदे बंदे पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ना इन जनरल, अगर आप किसी को कुछ नहीं दे रहे तो आपको भी कोई कुछ नहीं देगा। यानी आप ये नहीं कर सकते कि ना आप कल को अपने एक दोस्त के साथ जो सारा दिन स्पेंड कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में तक गपशप कर रहे हैं, और एंड में वो दोस्त आपको जो है ना डिफरेंट आपके मोमेंट्स के ऊपर आपको रेस्क्यू करने आते हैं, सीनियर्स होते हैं रेस्क्यू करने आते हैं। यहाँ पे उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और खास तौर पे जो पीएचडी है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता चलूं। मेरे प्रोफेसर ने मुझे एक ना आर्टिकल के ऊपर रिव्यू आए, उन आर्टिकल ने मुझे ना एक एडिशनल सिमुलेशंस करने को कह दी कि तुमने जो है ना ये सिमुलेशन इस स्ट्रक्चर के ऊपर करनी है। वो एक्सपर्टीज मेरे पास नहीं थी। तो मैंने अपने प्रोफेसर को कहा कि ये एक्सपर्टीज मेरे पास तो नहीं है, ये तो हमारा ये बंदा है। और उस वो लड़का था बोस्निया का, हारून उसका नाम था। तो और बट ही वाज बोर्न एंड रेज इन डेनमार्क। तो वो जो है ना, मेरे प्रोफेसर ने उसे कहा कि ना यार, ये ना तुम उससे को, ये तुम्हें ना कर देगा। अब ये बात कोरिया के अंदर या चाइना के अंदर हो तो प्रोफेसर के वर्ड जो है ना, ये फिर या ऊपर अल्लाह है और नीचे प्रोफेसर है। यहाँ पर उस बंदे ने मुझे कहा कि यार देखो, मेरे पास अपना प्रोजेक्ट है, और मैं अगर तुम्हारी हेल्प करूं तो मैं किस लिए करूं मैं तुम्हारी हेल्प? तुम मेरा या तो नाम डालो। एंड मैंने कहा यार डाल देते हैं, बट सम टाइम मेरा प्रोफेसर इस चीज से कभी भी एग्री नहीं कर रहा था। तो ये डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं। सम टाइम आपका प्रोफेसर, कुछ लोग आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहे होते हैं, प्रोफेसर करने नहीं देते, कुछ प्रोफेसर क्रिएट करते हैं जो आप नहीं करना चाह रहे होते। तो ये चीजें होती हैं। ये आपने बस ना, हर जब आप बाहर आते हैं, आपने अपना इंटरेस्ट देखना होता है, उसको गार्ड करके चलना होता है। और लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका काम जो है ना, उसके उसके प्राइमरी स्टेक होल्डर और उसकी ओनरशिप आपके पास ही है, उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप ही हैं। ये आपने एक्सपेक्ट नहीं करना कि कोई आपको आके करा देगा। कोई करा दे तो अच्छी बात है, उसका एहसान माने, नहीं कराए तो ये उससे एक्सपेक्ट नहीं करना यहाँ पे। ग्रेट। और इसमें आपका इस वाले से क्या ख्याल है कि हाउ डू यू थिंक अबाउट द पीएचडी सुपरवाइजर्स इन स्कैंडिनेविया एंड देयर वे ऑफ सुपरविजन? इसमें ना डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ, जब यहाँ पर आया ना, लकीली मेरे जो मेन सुपरवाइजर है ना, वो चाइनीज है। और अगर मेरा कोई स्कैंडिनेवियन सुपरवाइजर होता ना, तो शायद मेरे से पीएचडी नहीं होनी थी। तो एशियन सुपरवाइजर का थोड़ा सा ये होता है कि वो थोड़ा ना, और मैंने ना डॉक्टर साहब ये चीज नोटिस किया है कई लोगों पे ना, कि हमें ना समटाइम सुपरवाइजर्स को ना फॉलो अप करना पड़ता है। हम एक टाइम के बाद ना डी ट्रैक होना शुरू हो जाते हैं। तो जो स्कैंडिनेवियन प्रोफेसर है ना, वो मेरा को सुपरवाइजर था।
एंड ही वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहां पर ना डिफरेंट टाइप और डिफरेंट नस्लों के सुपरवाइजर्स हैं। अच्छा सुपरवाइजर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो स्कैंडिनेवियन सुपरवाइजर है ना, इनकी साइकी क्या है? इनकी साइकी ये कि यार देखो, हमने तुम्हें प्रोजेक्ट ला दिया है, जो कि मेरे सुपरवाइजर ने भी मुझे ये कहा कि हमने तुम्हें प्रोजेक्ट ला दिया, अब ये तुम्हारी पीएचडी, तुम जानो और तुम्हारा काम, और जहां पर सिग्नेचर करने हो हमें बता देना, बाकी ये तुम्हारी है। और इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि नॉर्मली यहाँ पे अगर स्कैंडिनेवियन सुपरवाइजर है, तो अगर आप उसको अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं करा रहे, वो एक टाइम के बाद ना आपसे डिस्कनेक्ट कर जाता है, आपसे मिलना छोड़ देगा, आपके आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स करना छोड़ देगा, सारा कुछ खत्म कर देगा। तो वो फॉलो अप करना छोड़ देते हैं, वो बस फिर कहते हैं कि यार ठीक है, टाइम खत्म हो इस बंदे को, उसके बाद ये बच्चों होगा देख लेंगे। और इसकी रीजन सबसे बड़ी ये भी है, बिकॉज यहाँ पर सुपरवाइजर आपको एक लिमिट से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बिकॉज सुपरवाइजर इज योर सुपरवाइजर और मेंटर। यहाँ पर एक बॉडी है, उसको हम लोग कहते हैं डॉक्टरल स्कूल। वो बेसिकली सुपरवाइजर को और पीएचडी स्टूडेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने एक कोर्स लिया, जिसका जो कोर्स का टाइटल था इंट्रोडक्शन टू अ पीएचडी। उसके अंदर हमें क्लियरली बताया गया था कि यार योर सुपरवाइजर इज योर सुपरवाइजर, एंड योर बॉस इज एक्चुअली डॉक्टरल स्कूल। हम तुम्हें अकाउंटेबल करेंगे और तुम्हारे प्रोफेसर को करेंगे अगर कोई चीज ऊपर नीचे होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसा सुपरवाइजर लें, सबसे पहले, कि जो आपके साथ कॉपरेशन, जिसको आप समझते हो वो आपको समझता हो। अब ये मेरा प्रोफेसर चाइनीज था, ये एक टाइम के बाद मुझे खुला नहीं छोड़ता था, ये मुझे एक टाइम के बाद फॉलो अप करता था, जिसकी वजह से मेरा पीएचडी भी होगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके सुपरवाइजर का ना आपके डोमेन का होना बड़ा जरूरी है। मैं यहाँ पे बताता चलूं, मेरे एक सीनियर थे डॉक्टर रजाउल इस्लाम, वो कॉमसेट में, वो अभी कॉमसेट से लेक्चर, वो कॉमसेट के लेक्चरर थे, उसके बाद वो यहाँ पीएचडी करके जर्मनी में एक स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं। उनका बैकग्राउंड था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और वो भी यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर पीएचडी कर रहे थे, दो के उनका काम सारा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड था, बट उनकी जो डिग्री का टाइटल उन्हें मिला वो मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग का है, मेरी तरह। उनका प्रॉब्लम, मेरा प्रोफेसर हार्डकोर मैकेनिकल बैकग्राउंड का था, और उसने एक बंदा एक्सोस्केलेटन के लिए एक ऐसा रख दिया था जिसने हाई लेवल कंट्रोल कंट्रोल और एक सेंसर बैंड्स के ऊपर काम किया, जो कि मेरे प्रोफेसर की एक्सपर्टी नहीं थी। इस बंदे ने और प्रोफेसर ने, इन्होंने जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, वो टेक्नोलॉजी से इन्होंने पेटेंट किया। पेटेंट के बाद यहाँ पे स्टार्टअप भी बनाया। तो इवन दो मैंने किसी पेटेंट में, मैं खुद किसी पेटेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहा और ना किसी स्टार्टअप को स्टार्ट किया, बट मेरे अराउंड ये जब चीजें होती थी तो मैं इनको देखता था, एंड इट वाज अ प्रीटी बिग इंस्पायरेशन कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को लैब से निकाल के कमर्शलाइजेशन की तरफ जाते हैं, और फिर उसके लिए आप इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं, फिर आप उसको प्रोडक्शन में लेके आते हैं। तो ये जो मेरे सीनियर थे, आप यहां से अंदाजा करें कि ही वॉज अ गाय विद पेटेंट। और इनके साथ ये जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे, उसके ऊपर एक यहाँ पर हमारा एक और कोलीग था, ही वॉज फ्रॉम डेनमार्क, वो यहाँ के नेटिव थे। और वो मैकेनिकल, वो उसने रोबोटिक डिजाइन के ऊपर काम किया था, और इन्होंने कंट्रोल्स के ऊपर, हाई लेवल कंट्रोल्स के ऊपर काम किया था। अब प्रॉब्लम ये हुआ था कि मेरा प्रोफेसर जो है वो मैकेनिकल का था और ये इलेक्ट्रिकल के थे। और जब ये आर्टिकल लिखते थे, तो प्रॉब्लम ये होता था कि जो मेरा प्रोफेसर है, चूंकि उसका बैकग्राउंड उस तरह से नहीं था, तो वो आर्टिकल को उस तरीके से रिव्यू नहीं कर पाता था। जब वो रिव्यू नहीं कर पाता था, और उनको, जब जब आपका प्रोफेसर आपकी डोमेन का ना और आप एक यूनिक एरिया में काम कर रहे हो, तो ना एक गलत फहमी ना आपके प्रोफेसर के अंदर भी आ जाती है, और वो गलत फहमी ये होती है, उसको आपका हर काम नॉवल लगने लग जाता है। तो ये काम मेरे प्रोफेसर के साथ भी रजा भाई को लेके हो गया। अब रजा भाई वाहिद ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने पेटेंट किया, पेटेंट में से आर्टिकल निकाल रहे हैं, और कोई आर्टिकल उनका नहीं है जो कि 3-3 राउंड ऑफ रिव्यूज में नहीं जा रहा। ऑन द अदर हैंड, मेरी उनके मुकाबले में बहुत वीक रिसर्च है। मेरा प्रोफेसर का डोमेन मेरी वाली थी, और जिसकी वजह से मुझे ये एडवांटेज हुआ कि मेरा कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है कि जो पहले 2 रिव्यूज के अंदर ही इनके रिजेक्ट भी हो जाते हैं, मेरा कभी रिजेक्ट नहीं हुआ।
तो मुझे ना ये अंदाजा हुआ कि आपका सुपरवाइजर का सिलेक्शन और सुपरवाइजर आपकी डोमेन से होना कितना इंपॉर्टेंट है। समटाइम कुछ ऐसे सुपरवाइजर आपको मिलेंगे जिनको इधर उधर हाथ मारते हैं तो कुछ फंडिंग ऐसी मिल गई जो उनकी डोमेन की नहीं है, वो बंदा ले आते हैं। फिर वहां पे ये होता है कि वो सुपरवाइजर भी तंग होता है और वो स्टूडेंट भी तंग होता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंसिडर करने के लिए। और इसमें क्या नाम है, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इज योर रिलेशनशिप विद योर सुपरवाइजर ड्यूरिंग पीएचडी? सर यहाँ पे प्रोफेशनली ना आपका जो रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर है, इट इज डिफाइंड बाय योर वर्क। अगर आपका काम अच्छा है तो आपका सुपरवाइजर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। और इवेंचुअली बेसिकली ना, आप जब पीएचडी, मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई इंसान पीएचडी में आता है ना, तो सुपरवाइजर, पीएचडी का सुपरवाइजर एक ऐसा इंसान होता है जो आपके बाप के बाद ना सबसे ज्यादा आपके साथ, सुबह आपके बाप से भी ज्यादा सुबह शाम आपके साथ रहता है। हाँ, अलबत्ता सिंगापुर, कोरिया और चाइना में जो बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं उनके बारे में मैंने सुना है कि वो बहुत रेयरली अपने रिसर्च ग्रुप के साथ मीटिंग करते हैं। उनके जूनियर्स नॉर्मली मीटिंग्स को ड्राइव करते हैं और परफॉर्मेंस से अपडेट करते हैं क्योंकि वो बहुत सीनियर होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सिनेरियो होता है स्कैंडिनेविया के अंदर कि आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको अपनी साथ, यहाँ पर ना सर इस तरह का कल्चर है कि प्रोफेसर है ना, वो एक बड़ा सारा, अगर अगर प्रोफेसर के पास बड़ा रूम है ना, तो वो दो टेबल वहीं डाल के साथ आपको बैठा लेगा। तो वो ज्यादा बढ़ के फ्रस्ट्रेटेड होता है, एनवायरमेंट होता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एनवायरमेंट होता है। तो मेरा जो कमरा था प्रोफेसर ने दिया हुआ था, वो लैब में नहीं दिया हुआ था मुझे, प्रोफेसर ने दो कमरे छोड़ के बैठाया हुआ था, बाकी उसकी टीम एक दो कमरे छोड़ के लेफ्ट साइड में बैठी थी और हम आसपास ही। तो मेरा प्रोफेसर जितनी दफा कॉफी पीने निकलता था ना, वो मेरे से उसी वक्त उतनी दफा दिन में वो दरवाजा खोल के पूछता था कि हाँ भाई, काम का क्या बना। तो इससे ये होता है कि थोड़ा बंदे पे प्रेशर भी रहता है और फॉलो भी होता है, और हमने फिर थोड़ा टाइम से फिर पीएचडी भी निकाल ली, वरना शायद हमारे उस तरह के ना अमाल ऐसे नहीं थे कि पीएचडी अपने टाइम से कर पाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दैट्स नाइस। और उसके बाद व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सुपरवाइजर से, जो एक्सपेक्ट क्या करता है एज अ पीएचडी स्टूडेंट इन स्कैंडिनेविया एक्चुअली? अगर ना हम स्कैंडिनेविया की सर बात करें ना, यहाँ पर सुपरवाइजर, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर ना आप सुपरवाइजर के साथ ना बहुत फेयरली बात कर सकते हैं और कमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने सुपरवाइजर को बताएं कि मुझे ये चीज नहीं आती, लेकिन आप उसको सोल्यूशन भी दें कि मुझे ये चीज नहीं आती, इसके लिए मुझे ये स्टेप्स करने हैं और ये चीजें करनी है। तो जो हूं मैं इस चीज पे अपनी एक, विद द पैसेज ऑफ टाइम, अपनी एक ग्रिप इंप्रूव करूंगा और हम अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर पाएंगे। पीएचडी के अंदर सबसे बड़ा जो डिफिकल्ट टास्क है ना, जो अभी मैं समझता हूँ यूरोप के अंदर भी चैलेंजिंग में है और कोरिया के अंदर भी है ऑफ कोर्स, कि यहाँ पर ना हम लोग कोर्स वर्क ना सिर्फ खाता पूरा करने के लिए कर रहे होते हैं। एक्चुअल में कोर्स वर्क की जो असल सेंस है ना, वो ये है कि आपने वो कोर्स वर्क करने हैं जो आपको कंप्लीमेंट करें आगे प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाने में। तो जो है यहाँ पर मेरे सुपरवाइजर ने, मैंने तो नहीं कहा लेकिन मेरे सुपरवाइजर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो है इसकी डेफिशिएंसीज क्या क्या है, उन्होंने फिर मुझे उस तरह के कोर्सेज में डाल दिया। तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर से ये तो कभी भी ना एक्सपेक्ट करें कि वो आपको खुद आप कहेगा कि ला मेरा लाल, मैं तुझे ना लैपटॉप दे, मैं तुझे कोड लिख के देता हूँ और सारा कुछ हो जाए। तो चाहे यहाँ पर पाकिस्तानी सुपरवाइजर है या चाइनीज सुपरवाइजर है या एशियन है या यूरोपियन है, आप कभी एक पीएचडी सुपरवाइजर से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको नेविगेट कराए। अगर करा दे तो उसकी मेहरबानी है, लेकिन आपने ये चीज माइंड में रख के कभी नहीं आना। और हाँ, जहां तक स्कैंडिनेवियन प्रोफेसर की बात है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो देखते हैं कि इस बंदे की पर्सनल प्रोग्रेस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, वो आपको डिफरेंट टास्क देंगे। आप उनके साथ, मतलब वो नहीं देंगे, आप दोनों मिल बैठ के कमिट करेंगे, आप अपने पहले 2 महीने के अंदर अंदर प्लान डेवलप करेंगे कि आप प्रोजेक्ट्स को कैसे लेके चलें। क्योंकि ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि देखिए, जब आप ना प्रोजेक्ट के ऊपर, जब आप पीएचडी फंडेड के ऊपर आ रहे होते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोफेसर के पास ना प्रोजेक्ट होता है, आपको काम करना हो। अब वो लोग जो कि बगैर फंडिंग के आते हैं या एचईसी की फंडिंग बाहर से लेके आते हैं, उन्होंने काम नहीं किया होता, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता सॉल्व करने के लिए। उनको बस प्रोफेसर का जिधर दिल करता है उधर लगा देते हैं, और नॉर्मली इस तरह के रिसोर्स को जो प्रोफेसर लगाता है ना, वो सबसे गंदे टॉपिक के ऊपर लगाता है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। यस यस यस। और इसमें कमिंग बैक टू योर पीएचडी, आप क्या मतलब वुड यू लाइक टू टेल अस
व्हाट वर द चैलेंजेस जो आपने फेस किए अर्ली स्टेज ऑफ योर पीएचडी में, और हाउ यू ओवरकम दोज चैलेंजेस? अर्ली फेज के अंदर मुझे एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व किया गया, जिसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने एक रोबोट को डेवलप करना है। बेसिकली आई वाज नॉट ओनली द वन एम्प्लॉयड ऑन दिस प्रोजेक्ट। हम लोग चार पीएचडी और एक पोस्ट डॉक थे जो पीएचडी के ऊपर थे। मेरे जिम्मे काम पड़ा कि तुमने सिर्फ और सिर्फ जो है ना इसका मैकेनिकल और कंट्रोल, लो लेवल कंट्रोल हैंडल करना है। एक जो हमारा कोलीग था उसने हाई लेवल कंट्रोल्स के ऊपर काम करना था। एक दूसरा तीसरा जो कोलीग था उसने कंप्यूटर विजन सिस्टम के ऊपर काम करना था। और जो चौथा बंदा था उसने पेशेंट्स के साथ मिलके जो है ना स्टडी करनी थी, ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग स्टडी उसने करनी थी। तो ये एक ये कंबाइंड एफर्ट थी। और इसके अंदर ना हर टाइम हमें ये सोच आती रहती थी कि यार फॉर एग्जांपल ये सिस्टम ना बना तो हम सब स्टेक पे चले जाएंगे। तो हमने जब अपने फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर एक प्लान दिया चारों ने मिलके कि हम इस तरीके से करेंगे, तो उस प्लान के अंदर ना मैंने जो प्लान दिया, मैंने सारा का सारा प्लान उठा के दे दिया डेवलपमेंट का। मुझे आगे से जो है फिर इसी तरह मेरे बाद वाले बाकी तीन ने भी अपने एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के गैप से अपने 2 मंथ के बाद प्लान जब सबमिट कराया, और आपने उसका ओरल प्रेजेंट आपने उसकी प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो उसके अंदर ना एक कलेक्टिव जो कमेटी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि यार फॉर एग्जांपल तुम्हारा अगर रोबोट नहीं बनता तो इसका मतलब है तुम सारों की पीएचडी फारग हो जाएगी। कहते तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है, हम ये चीज स्टूडेंट्स के लिए, ये चीज पीएचडी वालों के लिए समझना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स कई दफा 10-10 साल लगा देते हैं कंप्लीट होते हुए। लेकिन प्रोजेक्ट के अलावा आपको अपना पीएचडी का प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि इवन दो ये प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो गया, या इस प्रोजेक्ट पे कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं, या हार्डवेयर टूट गया, 100 चीजें हो जाती हैं, स्टिल यू हैव एबिलिटी टू फिनिश योर पीएचडी। आपका इस तरह के प्लान्स मौजूद होने चाहिए। तो हमें ना फैकल्टी ने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया। और साथ ही फैकल्टी ने मुझे पकड़ा और मुझे उन्होंने कहा कि बेटा एक बात याद रखो, हम यहाँ किसी को ना जहाज बनाने या पुल बनाने या रेलवे स्टेशन बनाने के ऊपर डिग्री नहीं देते। तो लिहाजा जो तुम्हारा सारा का सारा पीएचडी प्लान है ना, इट इज मूविंग अराउंड अ डेवलपमेंट। तो इसके अंदर ना कोई स्टडी नहीं है, तो ये डेवलपमेंट के ऊपर है, इसको करेक्ट करो। तो उन्होंने ना मुझे वापस भेजा, उन्होंने मुझे 2 महीने दिए कि इसको करेक्ट करके लेके आओ। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने मैं बेसिकली डेवलपमेंट तो करनी ही करनी थी, लेकिन दे वर नॉट एबल टू सी माय रिसर्च कंट्रीब्यूशन। दे वर ओनली एबल टू सी कि मैं एक जो है ना एक कैड मॉडल ऑपरेटर की तरह, कैड ऑपरेटर की तरह बैठूंगा और जाके एक दो चार स्ट्रक्चर बना दूंगा। ऑफ कोर्स उसके अंदर स्टडीज मैंने बताई हुई थी, लेकिन वो चाहते थे कि मैं अपने रिसर्च प्रॉब्लम को फर्दर क्लैरिफाई करूं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर ना मैंने फिर दोबारा से अपने रिसर्च प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, सारा कुछ करना शुरू किया। तो यहां से फिर मुझे जो सबसे पहला चैलेंज आया उन लोगों के लिए जिन्होंने जाके डेवलपमेंट भी खुद करनी है, उनका साल 1.5 साल तो डेवलपमेंट में मारा जाता है। जब आप डेवलपमेंट करके तैयार होते हैं, आपका साल 1.5 साल गुजर जाता है, आपका लिटरेचर रिव्यू भी होता है, आपका कोई प्रोग्रेस हुई नहीं होती, सिर्फ डेवलपमेंट होती है। तो मुझे तकरीबन 1.5 साल लगा, 1.5 से 2 साल लगे मुझे अपना सिस्टम डेवलप करने में। जब वो डेवलप हो गया, उसके बाद मेरे पास हार्डली 1.5 साल रह गया था कि मैं इसके ऊपर स्टडी परफॉर्म करके अपनी पीएचडी करूं। मीनवाइल ऑफ कोर्स इस डेवलपमेंट के पैरेलल में सिमुलेशन बेस्ड स्टडी कर रहा था। बट जो मैंने क्लेम किया हुआ था डॉक्टर स्कूल को कि आप जो पहले 2 महीने के अंदर अपनी पूरी पीएचडी का प्लान देते हैं ना, वो बेसिकली आप डॉक्टर स्कूल को प्रेजेंट करते हैं। और उसके अंदर आप डॉक्टर स्कूल को बताते हैं कि ये किया है। खुदा ना खास्ता आपका प्रोफेसर आपके पीछे लग गया या आपकी उसके साथ गड़बड़ हो गई है, तो डॉक्टर स्कूल को आप कहें या प्रोफेसर कहें कि मुझे स्टूडेंट पसंद नहीं है, या स्टूडेंट कहे मुझे प्रोफेसर पसंद नहीं है, तो डॉक्टर स्कूल प्रोफेसर को और हमें दोनों को फॉलो करेगा इस प्लान के ऊपर। अगर इस प्लान के मुताबिक हर चीज ठीक चल रही है, तो डॉक्टर स्कूल हमेशा प्रोफेसर को बांध के बैठाएगा कि यार इसको पीएचडी खत्म करवाओ। अगर तुम नहीं करवा सकते, वो बुला लेते हैं प्रोफेसर को, अगर तुम नहीं करवा सकते तो तुम साइड पे हट जाओ, हम कोई और इसको प्रोफेसर दे लेंगे। तो या फिर वो यहाँ यहाँ पे ये भी कल्चर है कि वो फिर साथ जब उनको इस तरह की अगर शिकायत मिले प्रोफेसर की, वो फिर प्रोफेसर के ऊपर एक और सुपरविजन बैठा देते हैं। तो ये जो चीज है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप जब डॉक्टर स्कूल के साथ कमिट कर रहे होते हैं ना, तो वो उसके ऊपर आपको फॉलो अप करते हैं। दैट्स नाइस। और ये सेशन हमारा एक सेशन और कंजेक्टिव लेंगे। अभी ये हमारा पीएचडी का सेशन चल रहा है।
इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारी अगली वीडियो पे आइएगा इंशाल्लाह, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। जी, एहसन साहब हमारे साथ हैं। पीएचडी के बारे में बात कर रहे थे। पिछला फर्स्ट पार्ट गुजर चुका है और ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम मास्टर, इनका मास्टर का जर्नी, लेक्चर का जर्नी, उस पर मास्टर का और बैचलर का जर्नी सारा हम कवर कर चुके हैं। तो ये अभी पीएचडी का जर्नी इनका जो आलबर्ग यूनिवर्सिटी डेनमार्क में है, उस हवाले से हम कंटिन्यू कर रहे थे। काफ़ी क्वेश्चन कवर हो गए हैं पिछले पार्ट में, वो आप देख लीजिएगा। और दूसरा अगला पार्ट, पार्ट बी में हम पूछेंगे। एसर साहब अगेन शुक्रिया फॉर दिस। ये हमारा थैंक तकरीबन यू सर। छठा जो है वो वीडियो है। और इसमें पीएचडी के हवाले से जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम हाउ मेनी आर्टिकल्स यू हैव इन योर पीएचडी, कितने आर्टिकल्स आपने पीएचडी में किए, और उस हवाले से कोई इंसाइट्स देना चाहें प्लीज। सर अक्सर लोग ना ये कहेंगे क्वेश्चंस के आर्टिकल्स कितने हैं ये, और आर्टिकल्स की मोस्ट ऑफ द टाइम आप खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर हम लोकल पीएचडीज की बात करें, मेरे तो आर्टिकल यहाँ पर तकरीबन मैंने पीएचडी में से जो निकाले हैं वो 15 आर्टिकल हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि आर्टिकल्स जब आपने लिखने होते हैं, मैंने इसमें से ना बहुत सी चीजें लर्न की हैं। कि जब आप आर्टिकल्स लिखते हैं, इन द बिगिनिंग हम लोग ये समझते थे कि यार आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की अंग्रेजी होगी, बड़े डिफिकल्ट किस्म के वर्ड होंगे, तो शायद दिस इज द क्राइटेरिया टू पब्लिश द आर्टिकल्स। लेकिन मैंने शुरू में एक दो आर्टिकल्स में मैंने दो आर्टिकल्स में थोड़ा सा स्ट्रगल किया जिसमें प्रोफेसर ने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन जो दूसरा आर्टिकल जब मैंने पब्लिश किया ना, उसके बाद मुझे वहां पर जो कमेंट्स मिलना, उसके बाद मेरा वे ऑफ लुकिंग एट द आर्टिकल्स बहुत डिफरेंट चेंज हो गया। वो कमेंट ये थे, वो मेरी ना एक सेज का आर्टिकल था, या गालिबन एजमी का आर्टिकल था। उन्होंने ना उस आर्टिकल के अंदर मुझे कमेंट पास किया। मैंने ना काफी ज्यादा, क्योंकि अच्छा मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बताता चलूं, वो जो जी। मेरा आर्टिकल था ना, वो मेरी ना स्टडी एक्सचेंज थी। अब यहाँ पर स्कैंडिनेविया में ये होता है कि जब आप आते हैं ना एज ए पीएचडी स्टूडेंट, या फंडेड पीएचडी स्टूडेंट आते हैं, तो आपको ना एक स्टडी एक्सचेंज लगानी पड़ती है, जो मेरी ना कोरोना वायरस की वजह से लग नहीं पाई। तो मैं इंटरनेशनली, वरना मेरे प्रोफेसर ने 20 यूनिवर्सिटी मेरे लिए सेलेक्ट की हुई थी, तो आप ना 6 महीने वहां जाना होता है। तो मेरी वो स्टडी जो है ना, वो फिर मैंने आरुस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के साथ की। वहां पर मेरे साथ उस आर्टिकल में एक न्यूरोसर्जन है, और एक उसके साथ लड़का, यानी वो सर्जरी के अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था, अपनी वो पीएचडी जो न्यूरो सर्जरी की वो कर रहा था। वो दो डॉक्टर, वो अब ये डॉक्टर हैं, और इनके साथ ना मैंने बेसिकली वो आर्टिकल जो लिखा, वो बड़ा बेसिक सा आर्टिकल था। मैंने उसको, क्योंकि ये एक मैंडेटरी था, तो मुझे उन्होंने कहा कि डॉक्टर स्कूल ने कहा कि यार ये तो मैंडेटरी है, तुमने करनी करनी है। तो वहां पर मैंने जो आर्टिकल लिखा ना, अब मेरा वो जो आर्टिकल था वो हार्डकोर मैकेनिकल का आर्टिकल था, जिसमें मैंने एक हैंड एक्सोस्केलेटन डेवलप किया था, 3D प्रिंटेड, और पैसिव पैसिव डिवाइस था। और उसके अंदर प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम ये हुआ, मैंने जब वो ड्राफ्ट करके भेजा ना इन डॉक्टरों को, इनको तो समझ ही नहीं आया। इन्होंने मुझे कमेंट किए, फिर मैंने ना इस आर्टिकल को उनके हिसाब से क्लियर करता गया करता गया करता गया। मैं मेरे प्रोफेसर ने मुझे एक चीज सिखाई है, वो कहीं ना मुझे आज भी काम देती है। मेरे प्रोफेसर ने ना कभी भी ना मुझे आर्टिकल में कमेंट को कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया। उसने कहा कि जो कमेंट आया ना वो तुमने ओवरकम करके भेजना है। तो अब वो उन्होंने कमेंट इस तरह के किए, वो मैंने सारा, अब वो आर्टिकल इतना सिंपलीफाइड हो गया कि, यानी आप ये देख लें कि एक मैकेनिकल का आर्टिकल जो बंदा एक डॉक्टर पढ़ रहा है उसको समझ आ रही है। तो वो जो आर्टिकल है ना, वो जब मेरा हुआ ना, तो वो पहले राउंड में मुझे कमेंट आया, जो कि 4 में से 3 रिव्यूअर ने कमेंट किया कि आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी है, और हमारे लिए ना ये आर्टिकल बहुत इजी टू फॉलो है। तो वहां से ना मेरा माइंड ही बिल्कुल चेंज हो गया कि यार जो आर्टिकल है, ये जो हम लोग समझते थे कि यार यहाँ पर तो हमें ऐसा लिखना चाहिए जिस तरह हम लोग शेक्सपियर का नॉवल लिख रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो चीज है कि आपने समझाया कितने अच्छे तरीके से है। तो उसके बाद से ना मैं हमेशा जब भी आर्टिकल लिखता था ना,
मैं इस तरह के बंदे ढूंढता था। मेरे एक दो पाकिस्तानी दोस्त थे, सीनियर्स थे, मैं उनके पास जाता था, वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के होते थे। मैं ना अपना आर्टिकल लिख के उनके पास जाता था, मैं उन्हें कहता था कि यार ये पढ़ के ना मुझे मुझे बताओ तुम्हें समझ क्या आई है। तो अगर आपने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी रिसर्च किसी एक बंदे को पढ़वाई है और उसने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें ये लिखा है, देन आई थिंक इसके बाद ना इसमें कोई टेक्निकल चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन किसी को समझाने के लिए वो सफिशिएंट है डिटेल। नहीं नहीं, वेरी नाइस। और इसमें आपने इन पब्लिकेशन जो आपने की 15 बता रहे हैं, इसमें आपने लर्न क्या किया इसमें? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे पहली और प्राइमरी लर्निंग, वो मैं आपको बताता हूं अब ना। मैं आपको ना इसमें एक फनी किस्सा भी सुनाऊंगा जो मेरे थीसिस से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहली जो लर्निंग थी ना वो यही थी कि आपका जो आर्टिकल है ना, वो आप टेक्नोलॉजिकली टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो, बट राइटिंग वाइज उसका एक अच्छा स्ट्रक्चर हो, इजी टू फॉलो हो। मैं यहाँ पर आपकी ऑडियंस को कहता चलूं कि जो लोग आर्टिकल्स राइटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ना इंटरनेट के ऊपर कुछ इस तरह के कोर्सेज वगैरह लें जो आपको गाइड करें कि यार एब्स्ट्रैक्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपका इंट्रोडक्शन में क्या चीज लिखी जाती है, आपका कंक्लूजन सेक्शन किस तरह ड्राफ्ट होना चाहिए, किस तरह के रिजल्ट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये जो सारी चीजें थी ना, ये मेरे प्रोफेसर ने मुझे नहीं सिखाई। ये लकीली मुझे कुछ अपने चाइनीज कोलीग्स के साथ जो कि पोस्ट डॉक में मेरे प्रोफेसर के पास थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने मुझे ना सिखाया कि यार आपने किस तरीके से आर्टिकल को रिस्ट्रक्चर करना है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी एमएससी के अंदर थीसिस के साथ अपनी एमएससी की, मैंने उसके बाद आर्टिकल्स दो पब्लिश किए, एक पोस्टर पब्लिश किया। आप खुद इमेजिन करें, जब मैं इस तरह की चीजों में स्ट्रगल कर रहा हूं, तो वो स्टूडेंट्स जो कि क्या कहते हैं विदाउट थीसिस, फॉर एग्जांपल अगर वो कभी पीएचडी में आ भी जाए, आप इमेजिन करें कि उनकी स्ट्रगल का लेवल क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और, कि हाउ वाज योर रिसर्च ग्रुप, यानी रिसर्च ग्रुप और उसके बाद कंट्रीब्यूशन जो आपके रिसर्च ग्रुप की है फॉर रिसर्च कम्युनिटी एंड इंडस्ट्री एज वेल, उस वाले से कुछ बता दी। सर मेरा ना जो सारा का सारा रिसर्च ग्रुप है ना, उसमें मुझे छोड़ के ना सब पेटेंट होल्डर थे। लेकिन अल्लाह ने ये करम किया, मैं इसकी वजह से बड़े प्रेशर में रहता होता था कि यार ये तो बड़ा मतलब बैड चीज है। लेकिन अल्लाह ने ये करम किया कि मेरे प्रोफेसर ने ना मुझसे एक रिव्यू आर्टिकल लिखवा लिया, और उस रिव्यू आर्टिकल के इस वक्त अराउंड तकरीबन 770-75 रिव्यूज हैं उसके। दो दो साल में तकरीबन 200-250 हो गए थे। तो लेकिन ये कि मेरी आर्टिकल्स भी अच्छे थे, तो मुझे ना, मैं उस वक्त अपने प्रोफेसर को कहता होता था कि यार मैं भी ना किसी पेटेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूं, क्योंकि यार आपके 14-15 आपके इर्द गिर्द लड़के फिर रहे हैं, लड़कियां फिर रहे हैं, और उनमें से हर कोई कोई ना कोई बड़ा काम करके फिर रहा है। तो मैं प्रोफेसर को कहता होता था। फिर मेरे प्रोफेसर को भी ना शुरू शुरू में उसने सिर्फ दो तीन चार टेक्नोलॉजीज जो है ना, उनको पेटेंट किया हुआ था। तो कुछ को इन लड़कों ने खुद से एफर्ट करके पेटेंट किया था। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, जब मैंने एक चीज के ऊपर काम किया, उसमें से शायद मुझे शुरू में था कि शायद कुछ पेटेंट हो सके। मेरे प्रोफेसर ने ना बुला के मुझे बताया, कहते यार ये ना पेटेंट शेटेंट वाला दिमाग से ना निकाल दो। उसने मुझे कहा, कहते यार देखो, अगर तुम्हारा पेटेंट कमर्शलाइज नहीं ना होता, अगर उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो कमर्शलाइज हो सके, क्योंकि पेटेंट कराना सबसे बड़ा मसला नहीं होता। पेटेंट अगर कमर्शलाइज नहीं हो सकता, आप खाम खाम में उसकी बैठ के फीसें भरी जा रहे हैं। और आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप जिस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसका इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है। और अगर फॉर एग्जांपल आप उसके ऊपर पेटेंट करा के कल को आपको इन्वेस्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर आपको इन्वेस्टर मिलता है, कितने पैसे का इन्वेस्टर मिलेगा, आप इसको टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करेंगे, कहां तक ले जा सकते हैं। मोस्टली ना डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो रिसर्च वगैरह हो रही हैं, बहुत रेयर रिसर्चेज ऐसी हैं जो कि मतलब बहुत इमीडिएटली आप कहें कि अपने 5 से 7 सालों के अंदर अंदर अपना अपना कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, सोसाइटी को बेनिफिट करना शुरू कर देती हैं। बट मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो है ना, वो बड़ी ही अर्ली डोमेन में होती है जिन पे प्रोफेसर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे जो रिसर्च ग्रुप का कंट्रीब्यूशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस रिसर्च ग्रुप के अंदर शुरू में मैं जब आया था तो इन्होंने काम किया अपना
ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शंस के ऊपर, जिसके अंदर इन्हों मेरे प्रोफेसर और मेरे रिसर्च ग्रुप ने एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया, जिसमें लोअर बॉडी एक्सोस्केलेटन थे, अपर बॉडी एक्सोस्केलेटन्स थे। और उन्होंने जो उसकी टेस्टिंग की विद पेशेंट्स, उन्होंने पैरालाइज पेशेंट्स के साथ इन रोबोटिक स्ट्रक्चर्स की टेस्टिंग की। एंड आई कैन टेल यू कि सर, इन रोबोटिक स्ट्रक्चर में एबिलिटी है कि जो पैरालाइज्ड पीपल हैं वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, हमने जब इन टेक्नोलॉजीज को कमर्शलाइजेशन के लिहाज से देखा, कुछ सिंपोजियम में लेके गए, तो वहां पर ना कुछ चैलेंजेस भी हमें नजर आए। चैलेंजेस अब ऐसे नजर आए कि फॉर एग्जाम्पल जो कंप्लीटली पैरालाइज बंदा है, उसने 7 8 10 किलो तक लोड डालना है एक रोबोटिक स्ट्रक्चर के ऊपर। फिर उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, चलो आप आप पॉलीमर्स या कार्बन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें तो आपको इस तरह की रिजिड बॉडीज मिल जाएंगी जो आप लाइट वेट हो। बट आपको ऐसी मोटर और गियरिंग मैकेनिज्म नहीं मिलता। वो जो मिलते हैं, वो जो मतलब आप जो स्मार्ट से स्मार्ट भी गियरिंग मैकेनिज्म लेके हैं, जो 8 10 किलो लोड उठाने के काबिल हो, वो जो है मतलब वो इतना बड़ा मैकेनिज्म होता है। और वो खुद बजाते खुद वो, मतलब जो मेरे प्रोफेसर ने रोबोटिक स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ था, उस रोबोटिक स्ट्रक्चर पे जो मोटरें लगी हुई थी, और उस मोटर के बाद जो उसको जो जिस बैटरी से वो पावर लेती थी, वो बजाते खुद वो 30 40 किलो का स्ट्रक्चर था वो। तो आप एक पहले ही एक बंदा पैरालाइज्ड है, आप उसके ऊपर ये डाल दें। हाँ, अलबत्ता ये जो इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, इसका बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है कि अगर इसको व्हील चेयर के ऊपर माउंट किया जाए तो ह्यूमंस जो हैं वो एक्टिविटीज ऑफ अपनी डेली लिविंग है उसके ऊपर अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब यहां पर मैं उस स्टोरी के ऊपर आऊंगा, डॉक्टर रजौल इस्लाम वाली, कि ये कॉमसेट के थे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। इन्होंने ना इस सारी टेक्निक के अंदर ना, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, इन्होंने ना एक सेंसर बैंड डेवलप किया। इन्होंने एक ऐसा सेंसर बैंड डेवलप किया जो कि बेसिकली जिस तरह आप ब्लड प्रेशर का जो इक्विपमेंट होता है उसका वो जो टेक्सटाइल पार्ट है और रबर पार्ट है वो आप पहनते हैं अपने बाजू के ऊपर, तो उस तरह का उन्होंने एक सेंसर बैंड डेवलप किया। और जो कि एफएसआर बेस्ड था, उसके अंदर जायरोस्कोप्स लगी हुई थी, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स लगे हुए थे। और ये उन्होंने डेवलप करके उससे उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि ये ना ह्यूमन की जो वीक मसल एक्टिविटीज हैं उसको एम्पलीफाई करके इस रोबोट को एक्चुएट करवा सकते हैं। यानी एक इंसान है, अगर उसने अपनी एबिलिटी से ज्यादा लोड उठाना है, या उसके मसल विद द पैसेज ऑफ टाइम कमजोर हो गया, क्योंकि हम ऐसे टाइप ऑफ पेशेंट्स के साथ डील कर रहे थे जिनकी ना विद द पैसेज ऑफ टाइम मसल डिग्रेडेशन होती है, उनकी मोटर एबिलिटीज डिग्रेड होती है। इन्होंने ना वो सेंसर बैंड डेवलप कर लिया, और ये सेंसर बैंड फिर कमर्शलाइज ये पेटेंट हो गया। अब जब ये पेटेंट हुआ तो मेरे प्रोफेसर को इसमें काफी ज्यादा ना पोटेंशियल नजर आया कि ये कमर्शियल हो जाएगा। तो इन्होंने फिर, जब आप चीज पेटेंट करते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है, इनकी पूरी लॉयर की टीम बैठी हुई है, ये आपको पेटेंट करने में सपोर्ट करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी फीसें भरती है। ऑफ कोर्स उसका कुछ, जब ये कमर्शलाइज होती है तो उसमें से यूनिवर्सिटी का कुछ परसेंटेज होती होगी। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया ना, इन्होंने फटाफट ना इनको जब टेक्नोलॉजी ये कमर्शलाइजेशन की तरफ जाने लगे, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कुछ बेसिक सीड मनी तो यूनिवर्सिटी ने दे दी, अब इनको चाहिए था बड़ा इन्वेस्टर। अब वो जब आपने बड़ा इन्वेस्टर लेके आना है, उस बड़े इन्वेस्टर के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपने उसको बताना है कि मार्केट पोटेंशियल क्या है। अब एक सेंसर बैंड है, आप उसमें क्या मार्केट पोटेंशियल बताओगे? ऑफ कोर्स इन्होंने कुछ अपनी तरफ से बेहतर एबिलिटीज वगैरह, मतलब बेहतर बताने की कोशिश की होगी, सारा कुछ किया। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि काफी डायनेमिक रिसर्च ग्रुप था। इन्होंने टेक्नोलॉजीज को पेटेंट कराते थे, ये लोग कमर्शलाइजेशन की तरफ लेके जाते थे, हर कोई करता है। इनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूं तो बहुत ज्यादा है। और अभी रिसेंटली मेरे प्रोफेसर ने पैसिव एक्सोस्केलेटन, यानी जो बगैर मोटर वगैरह के एक्सोस्केलेटन हैं, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, जिसके अंदर कुछ उन्होंने अभी रिसेंटली कमर्शलाइजेशन की है। कि फॉर एग्जांपल ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आपने हर टाइम हाथ ऊपर रखना है, या आप गाड़ी को लिफ्ट करके काम कर रहे हैं, या कोई हैंड, यानी ओवरहेड एक्टिविटीज, वो उसको सपोर्ट करता है। और आप उसमें फॉर एग्जांपल अगर आप आधा घंटा ऊपर रख सकते हैं तो इट हेल्प्स यू कि वो आपका जो है ना 5 6 किलो लोड बर्दाश्त करके आपको वो 2 4 5 घंटे आपको वो काम करने की एबिलिटी देता है। तो वो टेक्नोलॉजी जो कमर्शियल, लेकिन अगेन कहने की बात ये है कि अनलेस कि आप अपनी रिसर्च को कमर्शलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में नहीं देखना शुरू करेंगे, तो जो है आप कमर्शियल, इवेंचुअली मैं ये समझता हूँ कि रिसर्च का मेन दो टाइप की रिसर्च होती है।
एक दूसरी मतलब जो एक प्योर आर एंड डी है जो कि नॉर्मली कोरिया और यूएस के अंदर की जाती है, और दूसरी जो यूरोप के अंदर जो नॉर्मली पीएचडीज है ना वो प्रोजेक्ट बेस्ड है। और डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने पास से कुछ ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पीएचडीज इतनी ज्यादा सक्सेसफुल इस वजह से नहीं है कि लोकल पीएचडीज के वहां पर लोगों को टाइम लग जाता है, प्रॉब्लम्स किस तरह के होते हैं कि ना, सबसे पहली चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचडीज या प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडीज को पीएचडी माना ही नहीं जाता, वो लोकल करने ही नहीं देते। यहां पर क्या है, यहाँ पे प्रोजेक्ट आया, और यहाँ पर यूरोप के अंदर ना डॉक्टर साहब मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जो बगैर पब्लिकेशन के पीएचडियां करके गए हैं। अब तो बहुत मुश्किल है, अब हर कोई क्योंकि उसकी रीजन ये होती है प्रोफेसर ने भी प्रमोशन लेनी होती है, आप अकेले नहीं होते, तो वो आपको प्रोफेसर जाने नहीं देता, लेकिन बहुत रेयर है। तो लेकिन जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि हम अपने लोकल प्रॉब्लम्स के ऊपर पीएचडीज करने की बजाय हम लोग जो है ना इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उस तरह की चीजों की तरफ जाते हैं। तो वो फिर स्टूडेंट के लिए भी चैलेंजिंग होता है, जाहिर बात है, जब इतना फिर रिसोर्स भी डिपार्टमेंट के पास नहीं होता। जब आप देखें इक्विपमेंट के पैसे आपने स्टूडेंट से भरवाने हैं, तो आप पीएचडी स्टूडेंट को क्या 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 ला के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें डेफिनेटली रिसर्च को कमर्शलाइजेशन पर्सपेक्टिव से देखें, दिस इज समथिंग टू कंसीडर। और उसके बाद स्टोरी अबाउट द टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन इन योर रिसर्च ग्रुप, आपने वो स्टोरी बताई है, उसमें कुछ और मजीद ऐड करना चाहेंगे? सर इसके अंदर ना मैं एक इंटरेस्टिंग चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब आप कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो प्रोफेसर्स को, टीचर्स को ये चीज अंडरस्टैंड करने चाहिए कि ना आपके पास ना बजट होना चाहिए। आप जब इस तरह की चीजों के ऊपर काम करें, आप थोड़ा खुले माइंड से काम करें। मैं जब शुरू शुरू में आया था यहाँ पे, एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता चलूं। मेरे से ना हम सर्वो मोटर्स जो रोबोटिक स्ट्रक्चर के ऊपर मोटर्स लगी हुई थी और गियरिंग मैकेनिज्म लगे हुए थे, वो वन ऑफ द जो बहुत एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर है, और वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, लेकिन उसके मैन्युफैक्चरर साउथ कोरिया है। ये है मैक्सन मैक्सन मोटर, शायद आपने भी कभी इनमें पे काम किया हो। तो ये एक एक मोटर जो है ना, ये तकरीबन जो है 1000-1500 यूरो की मोटर है ये। तो इतनी छोटी सी होती है, और ये जो है ना तकरीबन ये 3-3 एम्पेयर का करंट लेती है ये। तो वो ना इस मोटर के साथ प्रॉब्लम ये हुआ, मेरे से ना एक मोटर जल गई। अब मेरे जेहन में वही पिछले वाले इंसिडेंट याद आने शुरू हो गए कि यार ये तो मोटर बड़ी महंगी है। मेरा ना अब दिल करे कि यार मैं कैसे बदलवाऊं इस मोटर को, सुपरवाइजर से बात करूं ना करूं। मैं 2 दिन ना इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहा और सोचता रहा। और मेरे साथ जो बेचारा मेरा चाइनीज पोस्ट डॉग था, जिसके साथ मिलके मैंने ट्रांजैक्शन पे काम किया था, वो भी मुझे ड्राई है। अब वो भी उस तरह के एनवायरनमेंट से आया हुआ है, मैं भी इस तरह के एनवायरनमेंट से आया हूँ। एंड में ना प्रोफेसर ने उससे पूछा कि हाँ भाई तेरा काम कहां तक पहुंचा। उसने कहा ऐसा ने मोटर जला दी। मैंने कहा ले भैया अब गए। मेरा प्रोफेसर ने मुझे ऐसे देखा, कहता मोटर जल गई, कितने दिन हुए, हफ्ता। कहते यार तूने टाइम पे बताता, हम लोग टाइम से ऑर्डर दे लेते। तो मुझे कहता है यार फिर इस तरह करो, जल्दी जल्दी ऑर्डर दो और एक दो एक्स्ट्रा भी मंगवा लो, जल जाती है मोटर। तो मैं 2 से 3 दिन इतना स्ट्रेस में रहा ना, और मैंने इतने आराम से देखा। और मुझे उस दिन रियलाइजेशन हुई, सर ये जो रिसर्च वगैरह है ना, ये एक बात याद रखेंगे, भूखे पेट या आप जो है ना 20-25 हजार के इक्विपमेंट के पैसे स्टूडेंट से लेके, ये इन चीजों से रिसर्च नहीं होती। और ये रिसर्च आपको जब जब आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इंस्टीट्यूट की या डिपार्टमेंट की ऐसी हो कि आप 8-8 10-10 हजार के इक्विपमेंट ना अफोर्ड कर पा रहा हो डिपार्टमेंट, उनको इस तरह के प्रोग्राम या इस तरह की जो हैवी किस्म की रिसर्च स्टार्ट भी नहीं करनी चाहिए। वेरी नाइस, वेरी क्योंकि नाइस। रिसर्च में इस तरह की चीजें होती हैं। मैं आपको सर बता रहा हूँ, इस तरह का मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, एक इंसिडेंट हुआ। उसमें ये हुआ कि मेरा जो कंट्रोलर था, मैंने अपने रोबोटिक स्ट्रक्चर बन गया। अब मैंने उसके ऊपर अपना सबसे पहले पीआईडी कंट्रोलर टेस्ट किया, फिर अपना स्लाइडिंग मोड कंट्रोल कंट्रोल लगाया नॉन लीनियर। मैंने मेरे से ना गेन्स ऊपर नीचे हुए कहीं पे, और मेरा रोबोटिक स्ट्रक्चर वाइब्रेट करना शुरू हो गया। और उसने इतना ज्यादा वाइब्रेट किया कि उसके ना कुछ पेच ढीले हो गए और एक दो गेयर खुल गए उसके। तो और ये जो सिर्फ और सिर्फ ये जो असेंबली थी ना, ये हमने तकरीबन 3,20,000 करोड़ की बनवाई थी। और खुद ये अल्लाह की तरफ से हुआ कि डैमेज नहीं हुई, लेकिन अगर डैमेज हो जाती तो मतलब ये मेरी कोई लायबिलिटी नहीं थी। लेकिन मेरा मेरा सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि उसको बाद में हमने टेकअप किया, उसको सेटल डाउन किया, उसके फिर एक दो गियर बॉक्स डैमेज हो गए, वो मंगवा के डाले दोबारा।
बाहर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है या कुछ भी हुआ है, आप उसको फेयरली जाके रिपोर्ट करें। यहाँ के प्रोफेसर बड़े कोऑपरेटिव हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा जब आप अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, आपने इन इंसिडेंट्स को माइंड में रखना है। जब आप हार्डवेयर के साथ या डेवलपमेंट के साथ काम करें, आपने हमेशा अपने बैकअप पे स्पेयर्स रखने हैं। वरना अदरवाइज ये होता है कि नॉर्मली जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया मैक्सन मोटर्स की, ये मैक्सन मोटर्स ऐसी मोटर्स हैं, बड़ी क्लासिफाइड किस्म की मोटर्स हैं। आप इनको ऑर्डर देंगे ना, ये कम से कम जो आपके ना 5 से 6 हफ्ते खा जाएंगे ये आपको ऑर्डर प्रोसेस, मतलब ये आपको डिलीवर करने में। तो ये चीज, ये इंसिडेंट बताने का मकसद ये है कि इधर से मैंने ये लर्न किया कि यार आपके पास ना ये बेहतर है, बजाय इसके कि आप 6-7 हफ्ते जो है ना मुंह उठा के बैठे रहें। और प्रोफेसर, आपका प्रोफेसर इस चीज के ऊपर आपसे जरूर नाराज होगा कि यार तुम्हारे पास बैकअप क्यों नहीं था। तो इस चीज के ऊपर कभी नाराज नहीं होगा कि तुमने कोई चीज डैमेज कर दी है। और रिसर्च में चीजें डैमेज होती हैं तभी रिसर्च होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसमें जो थीसिस आपने ड्राफ्ट कैसे किया, और डू यू स्टिल रिमेम्बर के उस टाइम क्या आपके पास यादें हैं? सर जो थीसिस है ना, मेरा ना लास्ट ईयर स्टार्ट हो गया था, एंड हम लोग ना सारा वर्ल्ड, इट वाज एवरीवन वाज हिट बाय कोरोना। तो मैंने अपना तकरीबन जो है ना आखिरी साल घर से बैठ के काम किया। उसमें हमें ये होता था कि लेबोरेटरी के अंदर इन्होंने यहाँ पे कंडीशंस रखी हुई थी कि आप ना जो 3 से ज्यादा बंदे एक टाइम पे लेबोरेटरी में इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हमें ना अप्लाई करना पड़ता था, अप्रूव होती थी, और वो लेबोरेटरी अकेले हमारे रिसर्च ग्रुप की नहीं थी, और भी लोग शेयर करते थे। तो उसमें ये भी यादें थी कि मैंने जब वहां पे काम स्टार्ट किया तो मुझे ना सबसे ज्यादा कोरोना ने ये सपोर्ट किया कि जो है ना मैं थोड़ा घर में बैठा। और उसकी सबसे अच्छी याद ये है कि मेरी मेरी ना कोरोना के अंदर मैंने ये एनालाइज किया कि मेरी आउटपुट बहुत बढ़ गई है। अगर आप मेरा गूगल स्कॉलर उठा के देखें ना, तो मेरे मेरे 1 या 2 आर्टिकल को छोड़ के सारे आर्टिकल जो है ना आखिरी साल में। और वो आखिरी साल में ऐसे नहीं कि मैंने ड्राफ्ट किया आखिरी साल में, वो कुछ रिव्यू में डले हुए थे वो इस तरह से। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो मुझे एडवांटेज हुआ ना, वो ये हुआ कोरोना के टाइम के अंदर कि वो जो मुझे प्रोफेसर ने अपने दफ्तर के साथ बैठाया हुआ था ना, और हर टाइम पूछता, और मेरे ऊपर हर टाइम ये प्रेशर होता था कि हाँ भाई क्या बना। तो वो उस स्ट्रेस से मैं थोड़ा सा निकल आया, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रेशर होता है कि यार ये हर टाइम क्या सर के ऊपर आया, हर टाइम आया रहता है, हर लोग सोचते हैं कि यार मतलब काम कर रहा हूं हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, थोड़ा आपका प्रोफेसर और आप दोनों अनकंफर्टेबल होने शुरू होते हैं, थोड़ा ना दोनों को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है, मूड थोड़ा दोनों का। और प्रोफेसर्स का थोड़ा इस तरह भी होता है कि आपको समझना चाहिए कि वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सम टाइम वो उनका मतलब डिप्रेस होते हैं, कुछ उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही होती। तो वो भी थोड़ा, मैं थोड़ा अपने प्रोफेसर को ना चाहता था कि ये जब दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, इसको कुछ फंडिंग नहीं मिल रही। और खास तौर पे जब प्रोफेसर्स ना कमर्शलाइजेशन के अंदर चले जाए ना, और स्टार्टअप्स वाली साइड पे चले जाएं, फिर उन पे ना थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा आना शुरू हो जाता है। फिर वो प्रोफेसर से ज्यादा ना, फिर वो और तरीके से कंपनी चलाने वाले की तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। तो वो जो है ना उसमें ये सिनेरियो हुआ कि मैं चला गया उधर। अब उसका ना डॉक्टर साहब मुझे ये फायदा हुआ कोरोना टाइम्स के अंदर। मैं अपना जब अर्ली रिसर्च, मतलब जो मेरा थीसिस से पहले 6-7 महीने थे, उसमें जब मेरे पास, जब मुझे काम नहीं समझ आ रहा होता था, मैं बाहर वॉक कर रहा होता था, या कुकिंग कर रहा होता था, या सो जाता था। और जब एक दफा अचानक बैठे बैठे, आपको पता है जब आप रिसर्च के आखिरी साल में हो, आपने पीएचडी की है, आपको ना ऐसे बैठे बैठे ख्याल आता है। तो वो जब ख्याल आता था ना, फिर उठ के बैठ जाते थे। और जब वो आइडिया आता था ना, अगर वो चल पड़ा है, तो बस फिर 2-2 दिन बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ना सो रहे हैं कुछ भी। और जब वो नहीं चल रहा, तो फिर उठ के स्कूल में फिर रहे हैं। जब उसमें ये होता था कि काफी रिलैक्स होकर काम किया। और जब मैंने उस तरीके से काम किया ना, मैंने एक चीज नोटिस की कि आप जब आउट ऑफ स्ट्रेस होते हैं ना, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। यानी मेरा उस वक्त 2 घंटा भी मैं बैठता था ना, वो उधर ऑफिस में 10 घंटे बैठने के बराबर होता था। तो उसमें काफी अच्छा अच्छा, उसमें फिर एक और ये अपॉर्चुनिटी भी हुई कि मेरे पास पीएचडी, चूंकि कोरोना टाइम्स था, कोरोना का टाइम था, प्रोजेक्ट्स लोगों को मिल नहीं रहे थे, फाइनेंशियल कंडीशन ओवरऑल दुनिया की ऊपर नीचे हुई थी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, और मेरे प्रोफेसर ने भी एक्सपेक्ट किया था कि हम कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट ले आएंगे जहां से ना मेरे लिए कुछ फंडिंग सोर्स जनरेट हो जाएगा। तो क्योंकि मेरी फंडिंग थी 3 साल की, अब वो अरेंज हो नहीं पाया। तो
जब हो नहीं पाया तो मैं छः छः माह विदाउट फंडिंग रहा। उसके बाद मेरी सेविंग्स भी खत्म होने लगी। तो फिर मैंने ना जॉब्स के लिए स्टार्ट किया। मैंने देखा पोस्ट डॉक वगैरह अप्लाई करने की कोशिश की। पोस्ट डॉक में कोई ऐसा सच सीन नहीं था, क्योंकि क्योंकि कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई थी वो यूनिवर्सिटीज को हुई थी। क्योंकि यूनिवर्सिटीज ये होती हैं, ये सबसे ज्यादा मतलब बजट वगैरह लेके आती हैं रिसर्च वगैरह के लिए। तो मैंने ना जॉब ढूंढनी शुरू कर दी साथ साथ। और मुझे फिर फिनलैंड में जॉब मिल गई, जो कि इंशाल्लाह हम अगले वीलॉग में कवर करेंगे। मैं ज्यादा अभी फोकस थीसिस के ऊपर करता हूँ। मुझे फिर अभी ये जॉब मिलने से, फिनलैंड की जॉब मिलने से पहले ही ना, मुझे मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि ना तुम्हारा जो काम हो गया ना, बस ये इतना बहुत है। अभी तुम मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अचानक ही आपका सुपरवाइजर आपको आके कहे कि यार ये तुमने काम कर लिया, बहुत है, थीसिस अब लिखो। तो मेरे उस वक्त तकरीबन 11 एक आर्टिकल्स हो गए थे। तो मैंने अपना थीसिस बहुत इंजॉय करके लिखा। कोरोना टाइम था, डिपार्टमेंट जाता नहीं था, अच्छे तरीके से लिखा। अपना दिन में खाना खाया, सो लिया, वॉक की। फिर तब तक थोड़े बहुत जिम्स भी लिमिटेड, कुछ कुछ कंडीशंस के साथ जिम्स भी खुल गए थे। यूनिवर्सिटी भी पार्शली ओपन हो गई थी। लेकिन मतलब जब मेरा घर पे बैठ के मतलब लोगों ने लर्न कर लिया कि यार वर्क फ्रॉम होम भी कोई चीज होती, तो मैं फिर बस वर्क फ्रॉम होम ही करता रहा। इस चीज के अंदर ना, मैं डॉक्टर साहब एक इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट यहाँ करना चाहता हूँ। मैं जब पाकिस्तान में था ना, तो मैं मास्टर्स में था, मेरे साथ ना कुछ लोग थे। क्योंकि ना मास्टर्स का जब कोर्स वर्क होता है ना, वही आप नॉर्मली जब पीएचडी कर रहे होते हैं ना, वहां पे लोग वो मास्टर्स वालों के साथ ही बैठ के कोर्स वर्क लेते हैं। तो हमारे साथ ना कुछ पीएचडी के लोग भी थे। और हम जब जाते थे ना, हम देखते थे कि यार इनके अब हम देखते ना, हम देखते इन्होंने दो दो तीन तीन आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं। ठीक है। और इनके पीएचडी की बुकें देखो, 500-500 वर्कों की इतनी मोटी मोटी बुक है। ठीक है। अब डॉक्टर साहब आपने ट्रांजैक्शन पब्लिश की हुई है, अनलेस कि आपका रिव्यू आर्टिकल नहीं है, आपका हैवी से हैवी भी आर्टिकल है ना, 18 10 से 18 पेजेस ये आर्टिकल की लेंथ होती है। ठीक है। अब मैं उन लोगों से पूछूंगा जिन्होंने 2.5 से 3 आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं, 2.5 3 आर्टिकल, और उन्होंने गिट्ठे मार मार के थीसिस लिखा हुआ है 500 500 हजार सफे का। मुझे समझ नहीं आती वो लिखते क्या है। क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे 15 आर्टिकल तकरीबन हो चुक चले थे, और मैंने उन 15 के बजाय ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना, मैंने वो 15 रख दिए साइड पे, लेकिन मैंने अपना डिफेंस 4 आर्टिकल्स के ऊपर किया। और वो 4 बड़े हैवी किस्म के, उनमें से मैंने आर्टिकल सेलेक्ट किए कि ये। और उसके अंदर मेरा जो एक्सटर्नल सुपरवाइजर थे, वो एक आयरलैंड यूनिवर्सिटी के डीन थे, मुझे उसका नाम भूल के, काफी डिफिकल्ट सा नेम है, और एक जर्मन यूनिवर्सिटी के डीन थे। ये दो थे और एक इंटरनल थे। अब ये इनके पास पहले आपने थीसिस लिख के भेजना होता है। अब वो जो है ना, मैंने जब थीसिस लिखा, डॉक्टर साहब यहां पर एक अच्छी चीज ये है कि यार आपने एक प्रोफेसर्स के लिए भी एक टाइम बचाने वाली चीज है, स्टूडेंट्स के लिए भी। यार जब आप लोगों ने एक बंदे से आर्टिकल लिखवा लिए हैं 5 4, जिसने आर्टिकल नहीं लिखे उसका एक और चीज है, जिसने आर्टिकल लिख लिया अब उससे थीसिस किस चीज का लिखवाना है। मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरे डिपार्टमेंट में सबसे अच्छी चीज ये है, इन्होंने मुझे एक ऑप्शन, इन्होंने यहाँ ऑप्शन दो दिए हुए हैं। इन्होंने कहा या आप थीसिस लिखें, या अपना कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स के ऊपर थीसिस लिखें। उसमें ये होता है कि आपका जो पहला चैप्टर है दैट्स एन इंट्रोडक्शन, और आपने आखिर में कंक्लूजन लिखना है, और आपने बीच में आपके आपके आर्टिकल एज इट इज आपने डाउनलोड करके आर्टिकल बीच में डाल देने हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि जब आप डाउन पब्लिश्ड आर्टिकल डाउनलोड करके डालते हैं, तो आपने ना उनसे एनओसी वगैरह भी लेनी होती है कि यार ये मैं डाल रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप जर्नल आर्टिकल अपने थीसिस के अंदर अटैच कर रहे हैं, और वो थीसिस प्रोबेबली ओपन सोर्स अवेलेबल होगा आपकी यूनिवर्सिटी की रेपोजिटरी के ऊपर, तो ये एक वायलेशन हो सकती है। तो और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, कई लोग बगैर परमिशन के अटैच कर देते हैं। व्हेन यू हैव सबमिटेड एन आर्टिकल एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशन, ये आपकी फर्दर मोर प्रॉपर्टी नहीं है, आपको इसकी परमिशन लेनी होती है। यूजुअली ये फ्री में मिल जाती है, और मुझे सारी फ्री में मिल गई थी। मेरा एक रिव्यू आर्टिकल था, मेरा रिव्यू आर्टिकल सबसे लंबा था। और मैं अगर डॉक्टर साहब आपको फ्रैंकली बताऊं, मैंने 4 जर्नल आर्टिकल जो कि बड़े हैवी किस्म के, यानी मेरे 15 आर्टिकल थे जिनमें कॉन्फ्रेंस भी थे प्लस जर्नल, मैंने 4 हैवी किस्म के जर्नल आर्टिकल्स के ऊपर अपना थीसिस प्रेजेंट किया। और मेरा जो थीसिस है ना, वो अगर मैं अपने आर्टिकल्स 4 अटैच कर भी दूं ना, तब भी 120 125 सफों का, और 120 125 सफों का थीसिस इस वजह से है कि मेरा एक रिव्यू आर्टिकल था, जो कि तकरीबन जो है ना 40 45 सफों का था। 30 40 का या 45 का, 40 45 का नहीं था शायद, मतलब ये 30 से 40 के बीच में था।
अदरवाइज मैं अगर अपने 3 साइंटिफिक आर्टिकल्स को कंसिडर करूं नॉर्मली, और जिनमें से 2 ट्रांजैक्शन थी, एक जर्नल आर्टिकल था, एक एजमी का था, एक IEEE का था, एक सेज का था। तो वो जब आर्टिकल मैंने डाले, नॉर्मली आपके आर्टिकल की 12-18, यार जब आपने प्रेजेंट और जो मैंने अपना थीसिस लिखा था, जो मेरा इंट्रोडक्शन चैप्टर था और कंक्लूजन चैप्टर था, वो टोटल मैंने को 25 से 30 सफ़े लिखे थे, और बाकी बीच में मेरे आर्टिकल्स थे। और मैं जब वो लिख लिया ना, मैं ये हैरान हुआ कि ना यार, ये तो मेरे वर्क ही नहीं इतने बन रहे। और उस वक्त ना एक बड़ा हम्बल किस्म का मेरे साथ मेरे एक इंडियन कोलीग थे, ही वाज असिस्टेंट प्रोफेसर एट दैट टाइम। वो मुझे ना बल्कि PhD के दरमियान में ही ना आके अक्सर कहते होते थे, कहते यार ऐसा ना, 3 साल से पहले PhD नहीं खत्म करनी। कहते अपने मुल्कों में अगर तुम 3 साल से पहले PhD करके गए ना, वो कहेंगे पता नहीं कैसी PhD करके आया है। ठीक है। और जब मैं अपना आर्टिकल लिख रहा था, अपना थीसिस लिख रहा था, वो फिर वही मिल गया मुझे सर। वो मुझे कहते यार ऐसा जो है ना, बुक ना थोड़ी मोटी हैवी किस्म के लिए लिखना, ताकि कल को पाकिस्तान में जाओ कोई इंप्रेशन तो हो। तो आप यहां से देख लें, मैंने जब आर्टिकल्स लिखे ना, तो डॉक्टर साहब मैं एक तो आपको बताता हूं, आप ना 2 से 3 आर्टिकल के अंदर ना, यूजुअली आप कोरिया के अंदर भी देखें ना, वहाँ 4-5 आर्टिकल्स के अंदर आप बहुत अच्छा अपना PhD का काम समराइज कर देते हैं। और कोरिया के अंदर भी ना, मैंने वहां सुना है कि 4 से 5 आर्टिकल के बाद प्रोफेसर आपको कह देता है कि यार इट्स इट्स फाइन, और आप डिफेंड कर लें PhD अपनी, सफिशिएंट है अगर आपका काम आपने कर लिया। तो और जब आप 4 से 5 आर्टिकल के ऊपर थीसिस ड्राफ्ट करने बैठे, तो मैं नहीं समझता सर, पता नहीं इतना क्या लिखते हैं कि जो है ना, मतलब चलो 100 हो जाए, 150 सफा हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल। जो 500-500 हजार-हजार सफे लिखते हैं, पता नहीं ये क्या लिखते हैं, मुझे नहीं पता। तो इसमें पीएचडी थीसिस आपने फिर इजीली डिफेंड किया, उसको कैसे मैनेज किया आपने? वो अल्हम्दुलिल्लाह सर, असल में ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप अपना थीसिस कंपाइल करके भेजते हैं ना, आपका ऑलबोर्ग, मुझे बाकी तो इंस्टीट्यूशंस का नहीं आइडिया, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि जिस तरह हमारे मास्टर्स में भी था, यहाँ पर ये होता है कि आपका PhD जब आप थीसिस लिख लेंगे, तो वो एक्सटर्नल्स के पास और रिव्यू कमेटी के पास जाता है, और ये रिव्यू कमेटी वही होती है जिन्होंने कल को आके आपका थीसिस की प्रेजेंटेशन लेनी होती है। अगर उन्होंने आपका थीसिस वो तकरीबन 2-2.5 महीने लेते हैं आपका थीसिस रिव्यू करने में, और वो इंतहाई मौज वाले दिन होते हैं, आप अपना खुल के एंजॉय करते हैं, आपका थीसिस रिव्यू में गया हुआ होता है, आपका एक आधा कोई पेंडिंग आर्टिकल रिव्यू में चल रहा होता है, आप उस पर काम कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर वो रिव्यू आपको अगर पॉजिटिव आ गया ना, उसके बाद आपका PhD डिफेंस फॉर्मेलिटी है। अगर वो रिव्यू पॉजिटिव नहीं है, फिर आपको थोड़ा सा ना मतलब नॉर्मली आपका प्रोफेसर आपको PhD डिफेंस के लिए, ये कमेटी PhD डिफेंस के लिए लेके ही उस वक्त आती है जब आपको उनको पता हो कि ये बंदा डिफेंड कर जाएगा। अनलेस के मैंने कभी नहीं देखा यूरोप के अंदर, या कभी नहीं सुना, जितना मैंने मैंने 8-10 थीसिस डिफेंस देखे हैं, और मैंने सुने बहुत लोगों से बातें की हैं। यूरोप के अंदर जितने भी PhD डिफेंस हैं, मैं समझता हूँ एक जो सुपरवाइजर है ना, एक अच्छा सुपरवाइजर जो है, वो आपको कभी स्टेज पे चढ़ने ही नहीं देगा अगर आप इस काबिल नहीं है। नहीं नहीं, इसमें नहीं। और इसमें अभी हमारे पास आखिरी 2 क्वेश्चन है, इसको हमने कोशिश करें, नहीं तो एक और सेशन रखना पड़ेगा, नहीं तो इसको कोई 5-6 मिनट जी में जी अगर कर सके। तो इसमें एक तो आपने एकेडेमिया से इंडस्ट्री में स्विच क्यों किया, और व्हाई यू डिड नॉट प्रेफर टू गो टू पोस्ट डॉक स्टडी। और दूसरा यह है कि पोस्ट डॉक का जो स्टडी है और असिस्टेंट प्रोफेसर जो डेनमार्क में, इसमें डिफरेंस क्या है, ये दोनों आप कवर कर देंगे। सर, मैं ना यहाँ पर सबसे पहले तो वो जो एकेडेमिया से पोस्ट अपनी जॉब के लिए मैं इंडस्ट्री में क्यों गया, इसको इंशाल्लाह मैं अगले इंडस्ट्री वाले ही सेशन में कवर करूंगा। अलबत्ता मैं आपको पोस्ट डॉक और असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में चीजें कुछ क्लैरिफाई यहाँ पे कराना चाहूँ। अक्सर लोगों को और हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोगों को कुछ उभाम होता है, वो ये समझते हैं कि पोस्ट डॉक जो है ना, वो एक स्टूडेंटशिप है। पोस्ट डॉक कोई स्टूडेंटशिप नहीं होती। पोस्ट डॉक इज एक्चुअली अ पोजीशन जो कि आदमी के पास अगर शॉर्ट टर्म फंडिंग आई है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सका, तो उसको यहाँ यूरोप के अंदर पोस्ट डॉक बना दिया जाता है। क्योंकि पोस्ट डॉक में ये होता है कि आप 6 महीने, साल, आपको साल, मतलब आपको कभी नहीं मिलेगा कि किसी पोस्ट डॉक को 4 साल की फंडिंग दे दी। अगर किसी प्रोफेसर या इंस्टीट्यूट के पास 4 साल की फंडिंग है, वो उसको टेन्योर के ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर हायर करेंगे। तो पोस्ट डॉक कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। पोस्ट डॉक आपकी एक बेसिकली एक्सपीरियंस है। पोस्ट डॉक इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ ए पीयर टू असिस्टेंट प्रोफेसर। वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, और वो किसी भी टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है। लेकिन
चूंकि उसके पास फंडिंग लॉन्ग टर्म की अवेलेबल नहीं थी इंस्टीट्यूट के पास या एक प्रोफेसर के पास, तो इस वजह से उस बंदे को 6 से 1 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा करा के बेशक वो 2 3 साल तक ले जाएं, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग्स होती हैं। तो पोस्ट डॉक का ऑन द अदर हैंड मैं आपको बताऊं, अक्सर लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि यार इस बंदे की पोस्ट डॉक है। पीएचडी इज योर हाईएस्ट एजुकेशन। पोस्ट डॉक की फॉर्मल डिग्री भी नहीं होती। पोस्ट डॉक का आपका जो है लेटर हेड के ऊपर आपका सुपरवाइजर या आपका इंस्टीट्यूट आपको एक एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको समराइज कर दिया। आज हमारा ये छठा, वैसे वीडियो छठी थी, और उसमें हमने शुरू से आज पीएचडी के हवाले से ये सेकंड पार्ट में हमने बाकी क्वेश्चन कवर किए। पिछला फर्स्ट पार्ट है वो आप देखें। इससे पहले हम लेक्चर, जो एज अ लेक्चरर इन एसन का जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का, उसको कवर किया। उससे पहले हमने मास्टर किया, सारा एक्सपीरियंस जो था, फिर मास्टर डिग्री, उसमें जो भी इंसाइट्स हैं आपके साथ शेयर की, वो आप देखें, काफ़ी एडवाइस है। और उससे पहले बैचलर का पूरा एक एपिसोड है हमारा, पूरी वीडियो है, और इसको देखें। और आगे इंशाल्लाह हम जॉब के हवाले से एक अगला सेशन हम करेंगे एसन के साथ। तो होप यू enjoyed दिस सेशन, एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गुल फॉर थैंक यू सर। अनपैकिंग द रिगरस एंड यू कैन से द रिवार्डिंग वर्ड ऑफ मैकाट्रॉनिक्स। फिर आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, फिर मेडिकल इंजीनियरिंग, सारा कुछ फॉर आवर ऑडियंस, उनके लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, इफ़ यू आर वर्किंग इन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, या मेडिकल, med टेक या मेडिकल टेक में है, तो दिस सेशन इज द ब्रिलियंट केस ऑफ हाउ क्यूरियोसिटी, स्ट्रक्चर एंड पर्पस कम टुगेदर to make healthcare safer and smarter. So don't forget to share these insights with more, you can say, into engineering careers, or you can say real world applications or global innovation stories. So until next time, keep building, keep testing, and always keep learning. Thank you very much and have a nice time. God bless you. Thank you.